चैनल पे और ज्योग्राफी की सीरीज में मैं हूं आप लोगों के साथ। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए जरा मुझे, am I audible and visible? एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग। ऑडिबल विजिबल है? ओके, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू ज्योति। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हैं अभिषेक? गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूं, ऑल वेल। वॉइस क्लियर है? ओके, वॉइस नॉट क्लियर? ओके ओके, लेट मी नो। एको आया? अच्छा ठीक है, मैं चेक करवाता हूं, गिव मी 1 सेकंड। वॉइस सही नहीं है, वेट 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 वेट, बोल दिया टेक्निकल टीम को, जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑल क्लियर? ठीक हो रहा है अभी या अभी भी एको है? वॉइस नॉट गुड। ठीक है, अभी ठीक हो गया होगा, मैंने देख रहा हूं कि शायद वॉइस में भी ओके। डिस्टर्बिंग क्लियर है ना? रिपोर्ट बता दीजिए सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके, चलिए सुपर सुपर सुपर। तो अगेन वेरी गुड इवनिंग, वेलकम वार्म वेलकम। कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब लोग रेस्ट करके आए हैं? ओके नाउ क्लियर, गुड। अब लो वॉइस अगर लग रहा है थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि मैं ज्यादा वो करूंगा तो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी छेड़ते नहीं इसको, इसी को क्या कहते हैं, लो वॉल्यूम का भी इलाज कर देता हूं, बोल दिया मैंने, लो वॉल्यूम को भी ठीक करें, वॉइस इज ओके, है ना? चलिए ठीक है, वॉइस के रिगार्डिंग कमेंट करके बताइए कि हमने क्या पढ़ा था कल वाली क्लास में। इन लास्ट क्लास व्हाट डिड वी स्टडी? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई की? हमने मोशंस के बारे में बात की, अर्थ क्या क्या करती है, राइट? तो हमने देखा कि अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं, वन इज द रेवोल्यूशन, अनदर इज द रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या होता है? डेज एंड नाइट्स आते हैं। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? सीजन आते हैं। लेकिन रेवोल्यूशन भी किसमें होना चाहिए? रेवोल्यूशन भी होना चाहिए, इंक्लाइंड एक्सिस पे होना चाहिए, राइट? तो ये कुछ बातें हमने कल डिस्कस करी थी, राइट? तो कल वाले अगर हम डिस्कशन पे जाएं तो हमने कल जो चीजें बात करी है, ये व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, तो हमने देखा था कि जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ के कौन-कौन से मोशंस हैं? अर्थ के कौन-कौन से मोशंस हैं? अर्थ के जो मोशंस थे वो दो तरह के थे। द फर्स्ट मोशन वाज रोटेशन, ओके, एंड द सेकंड मोशन वाज रेवोल्यूशन, राइट? एक रोटेशन था और एक रेवोल्यूशन था। ये दो तरह की बातें हमने करी हैं, ठीक है? उसके बाद रोटेशन की वजह से क्या हुआ था? जो रोटेट कर रही है स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक? तो स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस का मतलब, रोटेशन का मतलब क्या हो रहा है कि अर्थ डेज एंड नाइट्स को प्रोड्यूस कर रही है, डेज एंड नाइट, दिन और रात। दिन और रात का क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ इज रोटेटिंग, दैट इज व्हाई डेज एंड नाइट्स आर कमिंग, ठीक है? रेवोल्यूशन से क्या हुआ है? अगर रेवोल्यूशन भी इंक्लाइंड एक्सिस पे है, इफ रेवोल्यूशन इज ऑन इंक्लाइंड एक्सिस, अगर रेवोल्यूशन एक रुके हुए एक्सिस पे है, इंक्लाइंड मतलब क्या होता है? एक्सिस टिल्टेड है, कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री से। अगर इतने डिग्री से टिल्टेड है तो इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से सीजंस आएंगे। कौन कौन से सीजन देखे थे कल हमने? हमने देखा था समर सीजन एंड विंटर सीजन, समर सीजन एंड विंटर सीजन, ठीक है? उसके अलावा इंक्लाइंड एक्सिस अगर होगा तो वेरिएबल लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट, वेरिएबल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, दिन जो है बड़े और छोटे होंगे, ठीक है? डेज एंड नाइट के हिसाब से चेंज होगा। सॉल्स्टिस हमने इसी के हिसाब से देखा था। तो वॉइस अभी भी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं चेक करता हूं वॉइस। जरा कंफर्म कीजिए सभी लोग, अभी वॉइस का लेवल ठीक है? कुछ मुझे लगता है टेक्निकल इशू है, तो आप लोग परेशान ना हों। लो हो गई है, अच्छा ठीक है। मेरी साइड से कुछ नहीं हुआ, मैं ट्राई करता हूं कि जो कनेक्ट कर रहे हैं वो ठीक कर दें उसको। आप लोग एक सेकंड थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर। हां ठीक है, मुझे पता लगा कि साउंड लो है। कंफर्म कर दीजिए कि अभी कैसा है? ओके, अभी ठीक है? फाइन, अभी ठीक है ना? सही आ रहा है वॉइस सभी को? क्योंकि थोड़ा सा स्कोर आगे कर लेता हूं, शायद माइक का इशू हो सकता है। ओके, अभी भी लो साउंड है? अब तो ठीक है यार, अब ठीक बोल दो। अभी भी लो है, ओके, ऑल क्लियर ना? अब अपनी साइड से बढ़ा लीजिए आप, अगर आपको लो लगा है तो, ठीक है? माइक्रोफोन इज फिक्स्ड, दिस इज ओके। योर साइड आई थिंक सम इश्यूज देयर नाउ। ओके चलिए ठीक है, फाइन फाइन। तो हमने कल ये बातें करी थी कि वेरिएबल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स होंगे, सीजन होंगे, और हमने देखा था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में बदल रही चीजें। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कभी विंटर हो रहा था, उसी टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा था? समर हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया की बात हमने करी थी कल, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर थे उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर थे, राइट? ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। ओके ओके, उसके बाद हमने क्या बात करी थी? बियॉन्ड दिस वी डिस्कस की सॉल्स्टिस क्या होता है, जब ओवरहेड सनराइज होती है तो उसे सॉल्स्टिस बोलते हैं, राइट? तो सॉल्स्टिस के बारे में हमने बात करी थी। सॉल्स्टिस में दो तरह के होते हैं, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, ठीक? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है तो समर सॉल्स्टिस एक ऐसा दिन होता है जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा दिन होगा, कौन सा है? 21st ऑफ जून समर सॉल्स्टिस, ठीक? समर सॉल्स्टिस के बियॉन्ड विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है? जब जब सदर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है तो समर सॉल्स्टिस, जब सदर्न हेमिस्फीयर में अगर समर होगी तो क्या होगा उस टाइम पे? विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है? तो इस तरीके से दो दिन फिक्स हो गए। वन इज द 21st ऑफ जून, सेकंड क्या हो जाएगा? 22nd ऑफ दिसंबर, विंटर सॉल्स्टिस हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके, तो 22nd दिसंबर, 21st ऑफ जून, ठीक है बिल्कुल, राइट? तो ऐसे ही एक ऐसा टाइम भी होगा जब अर्थ जो है वो बिल्कुल हर जगह पे सेम तरह की सनलाइट आएगी, उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है? इक्विनॉक्स क्या है? जिसमें 23rd ऑफ सितंबर, राइट? 21st ऑफ द मार्च, ये दो ऐसे टाइम है जिसमें हमारे पास बिल्कुल कोई वहां पे ऐसा नहीं होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, सदर्न में कम, ये सदर्न में ज्यादा है, नॉर्दर्न में कम, वहां पे बिल्कुल बराबर रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। तो ये हमने कुछ डिस्कशन कल करी है, कल के सिनेरियो में हमने बात करी थी। आज हम बात करने वाले थ्योरीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स में, ठीक है? तो थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स क्या है, मतलब यूनिवर्स कैसे बना? बहुत सारी थ्योरीज ज्योग्राफर्स ने दी हैं, इसमें अलग-अलग आप देखेंगे, एस्ट्रोनॉमर्स, ज्योग्राफर्स, इन सभी लोगों ने आगे बढ़ के बहुत सारी चीजों को बताया और बताया कि कैसे यूनिवर्स जो है इवॉल्व हुआ। उसमें सभी के अपने-अपने पोस्टुलेशंस थे। पोस्टुलेशन मतलब अपने हाइपोथेसिस, अपनी जो मन के या फिर अपने कैलकुलेशंस और अपने जो ओवरऑल एनालिसिस था, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो उन लोगों ने चीजें सामने रखी, उन सामने रखने वाली चीजों को थ्योरीज बोल दिया गया, ठीक है? और थ्योरीज को जब रखा गया, ठीक है, तो थ्योरीज को रखा गया, उस थ्योरी के हिसाब से फिर आगे बढ़ के हमने समझा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या, स्टेप बाय स्टेप आगे आगे यूनिवर्स का इवोल्यूशन क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या कारण था इवोल्यूशन का, ठीक है? ओके, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन थ्योरी से बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन ऑफ थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स फॉर्मेशन। तो पहले सवाल ये है कि कितने तरह की थ्योरीज हैं, ठीक है? मतलब ओवरऑल कांसेप्ट आए कैसे, क्या-क्या तरह के कांसेप्ट है जिसके हिसाब से क्या कंफ्यूजन है सभी लोगों को? इतने सारे कमेंट्स क्यों आए भाई? क्या हम लोग कल जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कल पोजीशंस डिस्कस करी थी, दीस आर द पोजीशंस, और जब इन पोजीशंस के बारे में हमने बात करी थी तो हमने देखा था ये सेंटर पे सन है, अगर ये सन है सेंटर पे तो
यहाँ पे जो पोजीशन थी, एक यहाँ पे पोजीशन थी, इन दोनों पोजीशन के बारे में हमने जिक्र कर लिया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। ये पोजीशन कैसी थी, इन पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये पोजीशन ऐसे है और ये पोजीशन ऐसे है, तो ये तो इक्विनॉक्स की पोजीशन है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है अक्षता, क्यों परेशान हुई हो? जो नोट्स है बिल्कुल वही जो हमने डिस्कस किया था वही चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें इक्विनॉक्स में, देखिए यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है सनलाइट सारी यहाँ पे जाएगी और ऐसे ही इसके भी बैक साइड सारी सनलाइट आएगी। तो सनलाइट अब अपने आप में वैसे नहीं आएगी जैसे कि पुराने दो केसेस में आ रही थी कि नॉर्दर्न में ज्यादा सदर्न में कम, सदर्न में ज्यादा नॉर्दर्न में कम। क्यों? क्योंकि इस एरिया में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे इस एरिया में और इस एरिया में, इन दो साइड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन दो साइड्स के बारे में देखिए ये इंक्लिनेशन सन की तरफ है और ये अवे फ्रॉम द सन है। तो जहाँ पे इंक्लिनेशन सन की तरफ होता है, जहाँ पे इंक्लिनेशन सन की तरफ होता है तो वहाँ पे ज्यादा हम कहाँ पे मिलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इंक्लिनेशन सन की तरफ है, सन के पास है। ठीक है, और यहाँ पे इंक्लिनेशन सन से दूर है, इंक्लिनेशन क्या है, सन से दूर। तो जहाँ पे इंक्लिनेशन सन के पास है तो सन ज्यादा हक करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, यहाँ पे इंक्लिनेशन सन से दूर है लेकिन सदर्न वाली साइड का इंक्लिनेशन अर्थ की सन की तरफ है, तो इसलिए सदर्न वाली जो साइड है, सदर्न वाली साइड क्योंकि सन की तरफ है तो इस वजह से सदर्न वाली साइड में ज्यादा लाइट होगी। ओके, सो यहाँ पे क्या है इस जगह पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इंक्लिनेशन अब सन की तरफ या सन से पीछे की तरफ नहीं है। अब इंक्लिनेशन कैसे है, इंक्लिनेशन ऐसे है, सन अगर ये सन है तो पहले क्या इंक्लिनेशन इस तरीके से था तो नॉर्दर्न में ज्यादा या फिर इस तरीके से था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इंक्लिनेशन ना तो पास है सन के ना सन से दूर है। अभी क्या है, अगर ये सन है और ये सनलाइट है, ठीक है, तो इंक्लिनेशन ना तो इस तरीके से है ना इस तरीके से, इंक्लिनेशन अभी लाइक दिस है, इस तरीके से, मतलब इंक्लिनेशन इस प्लेन में हो रहा है, इस प्लेन में ना तो सन की तरफ हो रहा है ना सन से दूर हो रहा है, ये इस प्लेन में इंक्लिनेशन है। तो पूरा एरिया जो है ना सनलाइट रिसीव कर रहा है, पूरा एरिया सनलाइट कैसे रिसीव कर रहा है, मतलब क्या इस बात का, पूरा एरिया जो सनलाइट रिसीव कर रहा है ये अगर अर्थ है, दिस इज अर्थ, और इसके बियॉन्ड अगर बात करें ये हमारे पास इंक्लाइंड एक्सिस है। तो अभी सन की पोजीशन कहां पे है, अभी जो सन की पोजीशन है वो यहां पे है, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो सन की पोजीशन क्या है, ये सन सारी लाइट मार रहा है इसके ऊपर बाहर से, पहले सन कहां था, पहले तो सन यहां पे था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या फिर सन यहां पे था सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो बाकी इक्विनॉक्स की पोजीशंस है उसमें ये सन या तो यहां पे है जहां मैं खड़ा हूं, अगर मैं सन हूं तो मैं सारी लाइट कहां मारूंगा, अर्थ के ऊपर। जब मैं सारी लाइट अर्थ के ऊपर मारूंगा तो क्या होगा, ये सारा रीजन जो होगा दिस विल बी ब्राइट रीजन, ये पूरा ब्राइट रीजन होगा। तो इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। जब पूरे एक रीजन में क्या हो रहा होगा, इक्वल लाइट आ रही होगी। इक्वल लाइट मतलब अगर ये आपके पास इक्वेटर है, ये क्या कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर कैंसर और कैप्रिकॉर्न का क्या मतलब है, इक्वेटर कैंसर और कैप्रिकॉर्न का मतलब है कि ये जो आपका रीजन है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है इक्वेटर और ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए सब बराबर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी इनका इंक्लिनेशन कैसे है, अभी इनका इंक्लिनेशन ऐसे है। ठीक है, तो सन कहां पे, लेकिन सन तो यहां पे है, सन की पोजीशन तो यहां पे है, देखो जरा इस वाले फिगर में पीछे सन तो यहां पे है, ये सन है, तो सन की लाइट ऐसे और ऐसे आ रही है। जो टेढ़े हुए थे सन के एस्पेक्ट में वो कौन-कौन सी पोजीशन थी, वो m1 की पोजीशन थी, m6 की पोजीशन थी, m1 और m6 आर इंक्लाइंड, तो इसीलिए समर और विंटर सॉल्स्टिस हो गए। अभी क्या है, अब इंक्लिनेशन जो है सन, अगर ये सन है तो इंक्लिनेशन ऐसे है लाइक दिस, तो सभी जगहों पे सारे टॉपिक्स पे बराबर बराबर तरह की लाइट पड़ रही है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, मतलब यहां पे बोल सकते हैं इक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। तो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव सिमिलर अमाउंट ऑफ लाइट, सेम अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करते हैं। देखो यहां भी लाइट पड़ रही है ऐसे सीधा, यहां भी लाइट पड़ रही है तो यहां भी बिल्कुल सिमिलर टाइप की लाइट रिसीव करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स सिमिलर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, बिल्कुल एक जैसी इंसोलेशन ये लोग लेते हैं, रिसीव सिमिलर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब लाइट, वही जैसी लाइट आएगी। ओके, अब ये एक फिनोमेना हुआ, फिर एक फिनोमेना ये हुआ कि पेरिहीलियन क्या होता है, एपिहीलियन क्या होता है, पेरिहीलियन एपिहीलियन, ये दो टर्म्स और मैं मेंशन करिए आपके नोट्स में। ठीक है, भाई हीलियन का मतलब सन है, पेरी मतलब पास, एपिहीलियन मतलब अवे, बस इसी बात है। पेरी मतलब हीलियन, अर्थ की पोजीशन जो सन के पास हो, अर्थ की पोजीशन जो सन के पास हो, पेरिहीलियन। अर्थ की दो पोजीशन होती हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में देखा था उसमें, अर्थ थोड़ी सी दूर होती है, पतन कर रहे थे 147 मिलियन किलोमीटर, 151 मिलियन किलोमीटर, तो अर्थ की दूरी सन से एक जगह पे ज्यादा है एक जगह पे कम है। तो ये दो पोजीशन जो है जनवरी की और जुलाई की, इन दो पोजीशन में अर्थ थोड़ा दूर होती है थोड़ा पास होती है, ज्यादा दूर नहीं, 147 मिलियन किलोमीटर का एक है तो 151 मिलियन किलोमीटर एक है। ठीक है, तो अगर ये दो डिस्टेंसेस हैं तो डिस्टेंस को क्या बोल दिया, एपिहीलियन पेरिहीलियन, एपिहीलियन ए फॉर एपिहीलियन अवे, अवे। ठीक है, सन से दूर होगी तो कौन सी पोजीशन, ए फॉर अवे, ए फॉर एपिहीलियन, सन के पास होगी तो कौन सी पोजीशन, पेरिहीलियन। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बताओ जरा। ठीक है, चलिए, तो 3 जनवरी पेरिहीलियन और बाकी एपिहीलियन, तो ये हम डिस्कस करते हैं बेसिकली। इसलिए इसमें कुछ भी नहीं ऐसा कि बहुत ही घबराने वाली चीज हम कर चुके हैं। कौन सी थी, जब अर्थ टुवर्ड द सन होती है, फ्रॉम द सन होती है, ये थी ना घबराने वाली चीज, हमने कल कर लिया खत्म। ओके गाइस, तो ठीक है, जो हम बात कर रहे थे ओवरऑल, तो जो हमने कल फिगर देखी थी इसी फिगर में अगर हम बात करें तो इसी फिगर में मैंने क्या देखा था, इस तरफ जून होता है तो समर सॉल्स्टिस, और एक समर सॉल्स्टिस कौन से दिन पे होता है, 21 ऑफ द जून, 21 ऑफ द जून में क्या होता है, समर सॉल्स्टिस होता है। ऐसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिसंबर में होता है तो 22 ऑफ दिसंबर में क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस होता है। ठीक है, तो विंटर सॉल्स्टिस यहाँ मनाते हैं, विंटर सॉल्स्टिस। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे विंटर सॉल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे या छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी या छोटी होंगी, दिन और रात के बारे में बताइए सभी लोग। चलिए इन द कमेंट बॉक्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे छोटे होंगे, सर्दियां होंगी गर्मियां होंगी, इसकी बात कर रहा हूं इस पोजीशन की। ठीक है, विंटर सॉल्स्टिस में, और ये पोजीशन इक्विनॉक्स है। यहाँ पे आपके पास 21 ऑफ द मार्च इक्विनॉक्स होता है, इक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, और यहाँ पे 23 ऑफ द सितंबर। तो क्या कंफ्यूजन है भाई इसमें, तो बिल्कुल इजी है, डे शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, ब्यूटीफुल। तो क्या चल रहा होगा, दिसंबर है तो सर्दियां चल रही होंगी ऑफ कोर्स, तो दिन जो होंगे छोटे होंगे, डेज आर शॉर्टर, है ना, डेज आर शॉर्ट, और नाइट कैसी होंगी, रातें लंबी होंगी, नाइट्स आर लॉन्ग, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लेकिन ज्यादा हक हुई है। ठीक है, मोर सन इज हगिंग मोर साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर है तो कम हक कर पा रहा है सन कम हक कर पा रहा है, तो मतलब सन जो है उसका इफेक्ट कम आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, पता तो है आप लोगों को सब, एवरीथिंग यू नो, वेरी गुड। ईशान सोनी, अभी आप पीछे क्लास में नहीं थे हमारे साथ, बताया था पेरिहीलियन मतलब पास, एपिहीलियन मतलब दूर। तो सन की पोजीशन अगर देखें तो जनवरी पेरिहीलियन, तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे बीच में तो मार्च है, अप्रैल मई जून, यहाँ जुलाई आएगा कहीं पे, तो जून के बाद यहाँ पे कहीं पे जुलाई आ जाएगा। ठीक है, अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऐसे सितंबर यहाँ आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ आ गया, जनवरी यहाँ आ गया। ठीक है, तो जनवरी और जुलाई में पेरिहीलियन एपिहीलियन कहाँ जाएंगे, इस पोजीशन पे जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है गाइस, चलिए, तो ये नोट करना है, किसी को तो कर लीजिए, लेट मी नो अगर मैं इसे नोट करूँ तो, जब आपका नोट हो जाएगा तो मैं इसे हटा दूंगा, बताइएगा मुझे सभी लोग जब ये नोट हो जाएगा तो, जस्ट लेट मी नो इट्स डन। मुझे लगा लोग आज पहली बार क्लास में आए तभी सब बोल रहे हैं पेरिहीलियन क्या होता है, पेरिहीलियन क्या होता है, और समर सॉल्स्टिस क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, ये तो हम पढ़ रहे थे ना कल भाई, इसमें नई चीज क्या है। राय हर्षिता भी आप शायद हमारे साथ नहीं है, कहीं और किसी और दुनिया में रह रही है। केस 2 एंड 3 क्या है, यही तो है भाई, दिस इज द केस, दिस इज केस 1, केस 2 एंड 3 क्या था, केस 1 में अर्थ स्टेशनरी थी, केस 2 में क्या था, केस 2 में क्या था, सिंपल हमने देखा था केस 1 में अर्थ स्टेशनरी, केस 2 में अर्थ अभी रोटेट करने लग गई है, तो 12 घंटे रात। केस 3 में क्या हो रहा था, केस 3 में हमारी जो अर्थ थी वो रिवॉल्व कर रही है, लेकिन एक्सेस उसका स्ट्रेट है, ये तो एक्सेस इंक्लाइंड है ना, जब तक एक्सेस इंक्लाइंड नहीं होगा तब तक डेज और नाइट की लेंथ चेंज नहीं होगी, ये बात हम सीख चुके हैं। तो अगर एक्सेस सीधा कर लो, रिवॉल्व करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेस इंक्लाइंड होना चाहिए। ओके, सुष्मिता यही है डायग्राम,
ये इक्विनॉक्स डायग्राम, इक्विनॉक्स दोनों केसेस ऐसे बनेंगे, एक केस में सन यहां से रोशनी मार रहा है, कौन से वाले केस में, मार्च वाले केस में, और यही जब अर्थ यहां आ जाएगी, मैं सन, आई एम सन, ज्योग्राफी फैकल्टी इज सन, ठीक है, तो आप वहां पे कौन सा वाला केस, आप अर्थ, ठीक है, अगर आप लोग अर्थ हो तो आप बिल्कुल ऐसे डिटेक्ट हो, ठीक है, लेकिन आप उस डायरेक्शन में हो, तो वो वाला डायरेक्शन सितंबर है, तो मैं आपको यहां लाइट मारूं, लेकिन आप इधर आके सितंबर की जगह किस पे आ गए, आप सितंबर की जगह आ गए इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप इस दिशा में आ गए, तो ये कौन सा है, मार्च है, दैट्स इट। ओके गाइस, चलिए आई होप दिस इज डन ऑल ओवर, सबका हो गया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे थे ओवरऑल थ्योरीज के बारे में, तो मैं हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो थ्योरीज के बारे में करने वाले हैं, मैंने जस्ट आपको दोबारा से रिवाइज समझाने के लिए बना दिया रहेगा, ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करिएगा घर जाके नोट्स, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड आई होप हमने बहुत सारी मुश्किल चीजें तो कल ही कवर कर ली हैं, मैं करेक्ट, मैं सही बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है ठीक है ठीक है। अनुराग भंडारी तो एनालाइज करिएगा, फिर आपको क्लियर होगा, अभी आप थोड़ा सा मतलब चीजों को समझ पाए हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल की 4 इक्विनॉक्स होंगे, लेकिन आप देखिएगा क्यों नहीं हो पाए इक्विनॉक्स, बेसिकली अर्थ के सेमी सर्कल में लाइट पड़ रही है, लेकिन पॉइंट है कि लाइट कहां पड़ रही है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हो गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। ओके गाइस, चलिए तो थ्योरी ऑफ यूनिवर्स फॉर्मेशन, यूनिवर्स फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करें, यूनिवर्स के बनने के ना बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज दी गई, किसके द्वारा अलग अलग टाइप के लोग उन्होंने दिया, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल गए, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट निकल के आया यूनिवर्स फॉर्मेशन का, तो दैट वाज रिलीजियस कॉन्सेप्ट, रिलीजियस कॉन्सेप्ट निकल गए, तो रिलीजियस थ्योरी थी, उसमें कुछ एक पर्टिकुलर धर्म के लोग थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो ओवरऑल फॉर्मेशन है यूनिवर्स का, अर्थ का, वो बिकॉज ऑफ सम ऑलमाइटी, ये बिकॉज ऑफ सम नेचुरल पावर हुआ है, साइंटिफिक कारण नहीं, उन्होंने बोला कि नेचुरल पावर की वजह से हुआ है, ठीक है, तो अब अगर नेचुरल पावर थी तो क्या थी, तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को रिलीजियस की कैटेगरी में डाल दिया, उन्होंने बोला कि अर्थ जो है, ठीक है, एक अशर थे, आर्च बिशप अशर थे, राइट, ये शब्द बोल सकते हैं, इन्होंने बोला अपनी बुक में एनल्स ऑफ द वर्ल्ड, एनल्स ऑफ द वर्ल्ड कि जो धरती थी, ये बुक का नाम है जो उन्होंने लिखी थी, इसमें उन्होंने बोला कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब अर्थ बनी थी, तो अर्थ बहुत कई हजार सालों पहले बनी थी, और कई हजार साल पहले कब थी, वो कई हजार सालों पहले जो अर्थ बनी थी वो बनी थी 400 बीसी में, और उन्होंने डेट और टाइम बताया, उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो 26 अक्टूबर को 9 बजे सुबह अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था 400 बीसी में। बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानते, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थ अपने आप आई हो, उन्होंने बोला कि अर्थ के आने के पीछे कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक रीजन रहे होंगे, और फिर जब उन्होंने बोला साइंटिफिक रीजन रहे होंगे तो उस साइंटिफिक रीजन को बताने वाले बहुत सारे अलग अलग तरह के ज्योग्राफर्स आए निकल गए, और उन्होंने अलग अलग कंसेप्ट दिए, और उनके कंसेप्ट जो थे वो अर्थ के इनिशियल स्टेज पे थे, और बोला कि अर्थ एक साइड बोलता था कि जो अर्थ है वो ठंडी थी पहले, एक सेट ऑफ पीपल बोलते थे कि अर्थ जो थी वो गर्म थी पहले, तो इनको दो अलग अलग स्कूल्स का नाम दे दिया गया, ठीक है, तो वन वाज द होल्ड हॉट स्कूल, वन वाज द कोल्ड स्कूल, तो रिलीजियस कॉन्सेप्ट देने वाले भी थे, तो एक थे हॉट ओरिजिन जिसमें अर्थ गर्म हुआ करती थी, और एक थे प्रोपाउंडर्स ऑफ द कोल्ड ओरिजिन, राइट, हॉट ओरिजिन एंड कोल्ड ओरिजिन, तो ये लोग क्या बोलते थे, इन लोगों ने बोला कि हॉट ओरिजिन एंड कोल्ड ओरिजिन, वालों ने बोला कि जो अर्थ थी इट वाज इनिशियली कोल्ड बॉडी, अगर अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ एंड सोलर सिस्टम ये इनिशियली ठंडे थे, ये कैसे थे, इनिशियली दे वर कोल्ड, तो फिर बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर ये कोल्ड थे तो फिर गर्म कैसे हुए, अर्थ के अंदर आज कोल्ड क्यों, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया, उन्होंने बोला कि इनिशियली कोल्ड है बट इनके अंदर हीट जनरेट हुई, और हीट कैसे जनरेट हुई, बिकॉज़ ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, तो जो हीट जनरेट हुई, हीट इसके अंदर आई, गर्मी इसके अंदर आई, उस गर्मी के आने का कारण था, वो कारण क्या था, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि रेडियोएक्टिव रिएक्शंस, जैसे कि यूरेनियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, थोरियम के बारे में पढ़ते हैं, पोलोनियम के बारे में पढ़ते हैं, ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज की बात करें तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज की बारे में बात करें तो रिलीजियस कॉन्सेप्ट और कोल्ड कॉन्सेप्ट, तो उसमें एक और फर्दर लेवल कॉन्सेप्ट निकल गया हॉट कॉन्सेप्ट, तो हॉट कॉन्सेप्ट वालों ने हॉट प्रोपाउंडर जो कि इस फेयर में थे कि नहीं अर्थ पहले ठंडी नहीं, अर्थ पहले गर्म थी, तो उन्होंने बोला कि अर्थ एंड सोलर सिस्टम, उन्होंने क्या बोला, अर्थ एंड सोलर सिस्टम, अर्थ और जो सोलर सिस्टम थे वो इनिशियली हॉट थे, धीरे धीरे ठंडे हुए, तो दे वर हॉट, सब इनिशियली वो गर्म हुआ करते थे, ठीक है, अगर वो इनिशियली गर्म थे तो स्लोली कूल डाउन एंड हैबिटेबल सिचुएशन बनी, रहने लायक सिचुएशन बनी, ठीक है, इनिशियली हॉट थे तो स्लोली कूलिंग हैपेंड, धीरे धीरे जो है ठंडे हुए और रहने लायक स्थिति बनी, रहने लायक सिचुएशंस बनी। गाइस नोट कर लीजिए सभी लोग, मिस्टर सुमनापुरी, मिस सुमनापुरी, साक्षी, यस दीज आर थ्योरी, सुमना, साक्षी, आप लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप मत करिए सब, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाए लोग, नो एक्स्ट्रा टॉक्स, ठीक है, ये बात हमने कल डिस्कस करी है, ये तुम्हारे हाउस के रूल्स हैं, जब पढ़ाई करेंगे तो पूरे दिल से करेंगे, मन से करेंगे, वरना मेरा भी एंटर टूटता है, मैं बार-बार नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट टाइम से फिर मुझे मजबूरन आप लोगों को ब्लॉक करवाना पड़ेगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर रिलीजियस कॉन्सेप्ट से, रिलीजियस कॉन्सेप्ट जैसे कि आपने देखा होगा तो ठीक है, एक सेट ऑफ रिलीजन के लोग मानते थे, अलग-अलग भी वेदों में पुराणों में अलग-अलग चीजें मेंशन है, वो लोग बोलते हैं कि जो धरती का जन्म हुआ वो किसी और वजह से हुआ, कोई वरदान थे, ठीक है, ये कुछ माइथोलॉजिकल चीजों पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ज्योग्राफी क्लास है, साइंटिफिक और लॉजिक में चाहिए, फैक्ट में चाहिए, ठीक है, रिलीजियस, ठीक है, तो रिलीजियस आर्चबिशप अशर, यूएसएचईआर, एनल्स ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने बुक लिखी, नहीं स्कॉलर तो नहीं थे मुनि जसवाल, ही वाज मतलब वो एक धर्म के प्रोपाउंडर थे, ठीक है, एनल्स ऑफ द वर्ल्ड वाज द बुक, ठीक है, जब हो जाएगा तो बताइएगा, मैं फिर आगे चलता हूं। तो गाइस अब जो थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं, मैंने जैसे कि बताया कि वो थ्योरीज जो है ना वो बेसिकली अलग-अलग ज्योग्राफर्स की अपनी एनालिसिस है, उसमें बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स भी हैं लेकिन उसमें बहुत सारी खूबियां भी हैं, उन थ्योरीज की मदद से आगे चलते वाले ज्योग्राफर्स ने कुछ चीजें कैच करी और बोला कि हां आपकी बाकी सारी बातों में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन ये चीज सही लग रही है, तो ये नहीं कि हर थ्योरी कंप्लीटली सही है कंप्लीटली गलत है, कुछ उनकी पोस्टुलेशन है, पोस्टुलेशन मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज प्रेजेंट करी अपनी तरफ से, उसमें कुछ चीजें सही भी होंगी, कुछ चीजों का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, तो हम लोग कुछ थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, जनरली क्या होता है कि प्रीलिम्स में थ्योरीज नहीं आती पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मेंस में ना क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि थ्योरीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, थ्योरीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन, तो पूछा हुआ है उन्होंने, अगर उन्होंने थ्योरीज वहां पूछी तो यहाँ पूछ सकते हैं, तो मेंस के हिसाब से तैयार होकर चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स में एक हर्डल है, मेंस है जो आपको रियल ऑफिसर बनाने वाला है, ठीक है,
तो हम देखेंगे एडमंड की कौन सी थ्योरी सही है, ठीक है। राइट राइट, चलिए चलिए हो गया सभी का, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने कांसेप्ट ऑफ ओरिजिन के बारे में बात की। सबसे पहले जो थे, जो इस डायरेक्शन में आने वाले थे, वो इमैनुअल कैंट, ठीक है। इमैनुअल जो कैंट थे, उन्होंने जो सबसे पहला एनालिसिस दिया था, दैट वाज द गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ द कैंट। तो गैसियस हाइपोथेसिस जो कैंट का था, दैट वाज गिवन ऑलमोस्ट इन 1755, 1755 में कैंट ने एक गैसियस हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हाइपोथेसिस मतलब कि अपनी जो उनकी रिसर्च थी, उस रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया और एनालाइज करके अपनी थ्योरी निकाल डाली, और उन्होंने बोला कि ये कारण हो सकते हैं यूनिवर्स के पैदा होने के, ओके, ये कारण हो सकते हैं यूनिवर्स के बनने के, ठीक है। तो ये जो कारण है यूनिवर्स के बनने के, ये क्या कारण है, इसी के बारे में उन्होंने बात करी। तो उन्होंने बेसिकली न्यूटन्स की लॉ, न्यूटन्स लॉस के बारे में बात करी। तो न्यूटन लॉ को भी अप्लाई किया, न्यूटन लॉ से फंडे अप्लाई किए, और रोटरी मोशन भी अप्लाई किया, रोटरी मोशन भी फंडामेंटल सीखे और न्यूटन लॉ के फंडामेंटल भी लगाए। इन्होंने कुछ असम्पशंस ली। उन्होंने क्या किया, कुछ असम्पशंस लेके चले। देखो ये थ्योरी पढ़ाना सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि जहां साइंटिफिक चीजें वहां तो आप बता सकते हो ये है, ये साइंटिफिक है, लॉजिकल मैथमेटिक्स जो हम कल पढ़ रहे थे। थ्योरी में पढ़ाने में क्या है कि आप लोग हजारों सवाल आएंगे, बट थ्योरी खत्म होने का वेट करना, क्योंकि थ्योरी खत्म होगी तो कुछ आंसर आपके डाउट्स के मिल जाएंगे, लेकिन कुछ आंसर ऐसे हैं जो आज तक ज्योग्राफर्स को भी नहीं मिले, वो लोग भी कंफ्यूज है, ये क्या बोल गए, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए, ठीक है। मोहम्मद शादाब खान अशर आर्च बिशप थे, ठीक है। क्रिश्चियन धर्म में ये पोजीशन होती है, जैसे पोप होते हैं, बिशप्स होते हैं, फादर, वैसे करके अलग अलग होती है। तो आर्च बिशप अशर थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक में बताया कि अर्थ किस टाइम पे बनी थी या यूनिवर्स ऐसे बना था। तो एक थ्योरेटिकल चीजें थी, उसको दिल में मत लगाइए, ठीक है। ओके फाइन, सो इन्होंने कुछ असम्पशंस लिखे गाइस, ये असम्पशंस के बारे में बात करना चाहता हूं, ठीक है। assumptions, तो assumptions क्या है? देखिए assumptions के बारे में उन्होंने बात करी थी। इन्होंने बोला कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि there was a hot gaseous body, ओके, ऐसे ले लीजिए इसको, not hot, there was a gaseous body, there was a gaseous body, ठीक है। एक गैस का एक बॉडी था, और जो गैस की बॉडी थी, गैसियस बॉडी मतलब जैसे गैस का हवा का एक बादल टाइप का होता है, ठीक है। तो गैसियस बॉडी थी, या फिर बोल सकते हैं गैसियस क्लाउड था, और इस क्लाउड को बोला गया नेबुला। गैसियस क्लाउड वाज देयर, क्लाउड ऑफ द गैसेस, और इस गैसेस के क्लाउड को बोला गया नेबुला। अब इस क्लाउड में क्या था, इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल भी थे और कुछ गैसेस भी थी, ओके। तो इसमें अगर हम बात करें इस क्लाउड में कुछ इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी थे, और इसमें गैसेस भी थी। इन्होंने बोला कि ये गैसियस बॉडी थी जो धीरे-धीरे रोटेट कर रही थी। ऐसा मान लीजिए, मतलब ये बताने वाले हैं थोड़ी देर में यूनिवर्स कैसे बना। तो इन्होंने बोला कि गैसियस बॉडी थी और ये स्लोली रोटेट कर रही थी, it was slowly rotating, ठीक है, धीरे-धीरे रोटेट कर रही थी, it was slowly rotating, this gaseous body was slowly rotating, धीरे-धीरे चल रही थी, ठीक है। और ये गैसियस बॉडी धीरे-धीरे रोटेट कर रही थी, इसके अलावा इस गैसियस बॉडी में और क्या-क्या चीजें हो रही थी, ठीक है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो रुके हुए थे, मोशनलेस थे, ये अपने आप चल रही थी, पार्टिकल अंदर मोशनलेस थे, ठीक है। और ये ज्यादा कोई टेंपरेचर भी नहीं था इसका, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है, ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स थे अंदर, पार्टिकल्स जो थे अंदर, इनसाइड, पार्टिकल इनसाइड द नेबुला, नेबुला के अंदर जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल इनसाइड द नेबुला, दे वर मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब क्या है, ये रेस्ट पे थे, मोशनलेस या फिर रेस्ट पोजीशन पे। मोशन का मतलब क्या, चल रहा हूं, मोशनलेस मतलब रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो ये गैसियस बॉडी स्लोली रोटेट कर रही थी, पार्टिकल जो थे वो मोशनलेस थे, ठीक है। अब इन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर बाद ना पार्टिकल आपस में टकराना शुरू कर दिया। ये भी assumption है। assumption का मतलब क्या होता है, assumption का मतलब ये होता है कि भाई कुछ मान लेना, पहले से ही मान लेना, ठीक है, पार्टिकल्स मान लेना, ठीक है। तो पार्टिकल्स नेबुला के अंदर हैं, और कुछ समय के बाद, तीसरी assumption क्या थी, कुछ समय के बाद जो पार्टिकल्स थे वो कोलाइड करने लगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, पार्टिकल्स जो उस क्लाउड के अंदर पार्टिकल्स थे वो चलना फिरना शुरू हो गए, ठीक है। पार्टिकल्स स्टार्ट कोलाइडिंग। कोलाइडिंग का मतलब क्या होता है, कोलाइडिंग का मतलब होता है एक दूसरे से टकराना। कोलाइडिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से टकराना। मैं दोबारा बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान होते हैं, सुनिए बस ध्यान से, आप लोग सुन नहीं रहे हैं, सुनिए। assumptions में उन्होंने बोला कि गैसियस एक क्लाउड था, एक बादल था, जिसमें गैसेस थी, गैसेस ठंडी थी, कुछ पार्टिकल्स भी थे उसमें, ठीक है। पहला assumption ये था। इसी में साथ में उन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, कोई ये क्लाउड था, थोड़ा धीरे-धीरे घूम भी रहा था, स्लोली रोटेटिंग, लेकिन इसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो रेस्ट पे थे, वो मोशनलेस थे, पार्टिकल रेस्ट पे थे, पार्टिकल्स इनसाइड द नेबुला मोशनलेस और रेस्ट। ये बात इन्होंने बोली, कान साहब ने, ये बिल्कुल, ये इकोनॉमिक्स में इनका बहुत नाम है, ज्योग्राफी में भी, साइंस में भी, ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चन इन्होंने दी। तो इसके बाद उन्होंने बोला कुछ टाइम बाद पार्टिकल्स चलने लगे, लेकिन इसी बात पे इनका बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा आगे चल के, क्योंकि इनके भी गुरु बैठे थे, उनसे भी लोगों ने बोला आपने ये चीज कैसे एज्यूम कर लिया, आपने वो चीज कैसे एज्यूम कर ली, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने करे। तो ये तीन assumptions जो थी, इन तीन assumptions को मान के ही आगे फिर उन्होंने बताया कि कैसे सिस्टम आगे बढ़ा। मैं कैसे बताऊंगा आपको, पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप लोग बिल्कुल, आप लोग फ्यूचर को लेकर परेशान होगे तो प्रेजेंट को कैसे समझोगे। कोई पूछ रहा है कि बिग बैंग थ्योरी, कोई पूछ रहा है कि ये आर्च थ्योरी है, नॉन थ्योरी, क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट ये है कि आगे आते इंप्रूवमेंट होती चलेगी। बिग बैंग थ्योरी का एविडेंस तो 1920 में मिला, थ्योरी तो 300 350 साल पहले से लोगों ने बतानी शुरू कर दी थी। तो समझ तो लें यूनिवर्स के बारे में क्या-क्या बोला गया है, ठीक है, वही मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक। यस, ही वाज इमैनुअल कैंट, भाभी। सोचल कर इतनी जल्दी टेक्टोनिक प्लेट्स पे क्यों आ रहे हो, बाकी चीजें तो पढ़ लो पहले। सौरभ, नेबुला तो एक क्लाउड जैसा होता है, क्लाउड मान लो जिसमें कुछ पार्टिकल्स भी हैं, 10 पार्टिकल्स और उसमें गैस भी है, ठीक है। कोलाइडिंग मींस टकराना, कोलिशन, टकराना। गाइस जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसे चलेंगे तो हम लोग बस एक ही थ्योरी कर पाएंगे, ठीक है, बस एक थ्योरी हो पाएगी हमारी, और कुछ नहीं, जितना धीरे धीरे चलेंगे तो। मैं ज्योग्राफी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है बहुत धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे स्लोली चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। तो कोई अगर ये सोच रहा हो कि थ्योरीज में है और टेक्टोनिक प्लेट हम पढ़ लें तो थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो गाइस अभी मैं कमेंट्स नहीं लूंगा कुछ भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी बस आप लोग सिर्फ नोट करिए और मैं समझाऊंगा, ठीक। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो जो कैंट थे, इन्होंने क्या मैकेनिज्म दिया हुआ है, इन्होंने ओवरऑल इसके बनने का मैकेनिज्म क्या दिया होगा। तो हम क्यों ना नेबुला से स्टार्ट कर लें। नेबुला क्या था, है ना, नेबुला पे चलते हैं, समझते हैं नेबुला क्या चीज थी। तो जब देखा तो लाइक अ क्लाउड ऑफ द गैसेस, नेबुला वाज देयर। तो नेबुला की बात करेंगे तो नेबुला में कुछ पार्टिकल्स भी थे, सम पार्टिकल्स वर देयर इन द नेबुला, ठीक है, एंड इट वाज स्लोली रोटेटिंग, दिस नेबुला वाज स्लोली रोटेटिंग, बहुत धीरे धीरे रोटेट कर रहा था, स्लोली इट वाज रोटेटिंग, राइट। सो दिस वाज द नेबुला। नेबुला क्या होता है, क्लाउड ऑफ द गैसेस। जो एक क्लाउड होता है जिसमें क्लाउड में क्या होती है,
गैसेस भी होती हैं और इसमें पार्टिकल्स भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स भी होते हैं। तो नेबुला स्लोली रोटेट कर रहा था। जब रोटेट करता है स्लोली, अभी क्या होता है, कुछ समय बाद इन पार्टिकल्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है। इन पार्टिकल्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है। हम क्या डिस्कस करें? मैकेनिज्म। इन पार्टिकल्स का आपस में मोशन स्टार्ट हो जाता है। मोशन स्टार्ट होता है तो पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पार्टिकल्स है ना, ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट अपनी शुरू कर देंगे। चलना, मूवमेंट का मतलब चलना शुरू कर देते हैं। अब ये कैसे मूव करना स्टार्ट करते हैं? देखिए, हम कुछ पार्टिकल्स के मोशन के बारे में बात करें, कुछ पार्टिकल्स को देख लेते हैं। जब ये आपस में चलना स्टार्ट करेंगे तो कोई यहाँ भागेगा, कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा, somebody will be like this, somebody like this, कोई ऊपर की तरफ जाएगा, कोई नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? तो ये आपस में रैंडम मोशन बोलते हैं इसको पार्टिकल्स का। व्हाट डू वी कॉल इट? रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन करना स्टार्ट करते हैं। रैंडम मोशन करेंगे तो टकराएंगे भी, और जब टकराएंगे तो हीट भी जनरेट होगी। तो जब टकराते हैं उसको कोलिजन बोल देते हैं। तो जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, तो मैं दो पार्टिकल्स के टकराना दिखा रहा हूं आपको। जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कोलिजन। तो दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो टकराने की वजह से क्या होता है? कोलिजन। जब कोलिजन होगा, जब टकराएंगे तो रगड़ेंगे, जब रब करेंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होता है आपस में। कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन इज जस्ट लाइक कि जब अपने हाथों को रब करता हूं तो मुझे फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, तो हॉट हो जाएगा, हीट जनरेट होगी। फ्रिक्शन है तो हीट विल बी जनरेटेड, हीट विल बी जनरेटेड, ठीक है? तो स्लोली स्लोली रोटेटिंग नेबुला था, धीरे धीरे रोटेट करने वाला नेबुला था। ये स्लोली स्लोली अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। इनिशियली ये कोल्ड था, ठीक है? और इस नेबुला के अंदर पार्टिकल्स थे, गैसेस भी थे। और अब होता क्या है कि मोशन सडनली स्टार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल, इस रैंडम मोशन के दौरान क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन से क्या होता है? कोलिजन से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। अब इस हीट के जनरेट होने से क्या होता है? देखिए, हीट के जनरेट होने से क्या होता है? ये पार्टिकल्स जो आपस में हैं, ये एनर्जी गेन करते हैं और ये पार्टिकल्स भी स्पिनिंग स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा किसने बोला? इमैनुअल कैंट ने बोला। तो इमैनुअल कैंट ने बोला कि इसी नेबुला में, हम स्टेज बाय स्टेज चल रहे हैं। अगली स्टेज में उन्होंने दिखाया कि ये अंदर का दिखा रहा हूं मैं, ये सब अंदर हुआ होगा कोलिजन वगैरह। तो होता क्या है, इसके बाद ये जो पार्टिकल्स हैं, ये ओवरऑल स्पिनिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उन्होंने बोला जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो पार्टिकल्स जो है वो स्पिन करना स्टार्ट करेंगे, रोटरी मोशन स्टार्ट कर देंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक रोटरी मोशन स्टार्ट कर देंगे। सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक रोटरी मोशन, रोटरी मतलब घूमने वाला, एक रोटरी मोशन स्टार्ट कर देंगे। रोटेशन वाला, रोटरी का मतलब क्या हो गया? रोटरी मोशन मतलब रोटेशन। तो पार्टिकल्स जो हैं वो रोटरी मोशन स्टार्ट कर देते हैं। एक होता है रैंडम मोशन, एक होता है रोटरी। रैंडम मोशन मतलब कहीं भागे, लेकिन जब हीट जनरेट हुई बहुत ज्यादा तो पार्टिकल रोटरी मोशन स्टार्ट कर देते हैं, स्पिन होना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो नेबुला धीरे धीरे स्पिन कर रहा था, स्लोली स्लोली। पार्टिकल तो बहुत तेज घूमना, लाइक अ मिक्सर ग्राइंडर। ओके, तो ये घूमना स्टार्ट कर देंगे। जब घूमना स्टार्ट करेंगे ना पार्टिकल्स बिल्कुल स्पीड में, तो इससे क्या होता है? और टकराते हैं आपस में। तो रोटरी मोशन से क्या होगा? रोटरी मोशन से मोर कोलिजन्स होंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ज्यादा टकराना होगा। जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना ज्यादा टकराएगा। इमेजिन शेक में ज्यादा टकराते हैं पार्टिकल्स आपस में, ज्यादा कोलिजन होंगे। अगर ज्यादा कोलिजन होंगे ना तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, मोर हीट विल बी जनरेटेड, ज्यादा हीट जनरेट होगी। अगर ज्यादा हीट जनरेट होगी, ज्यादा गर्म होने शुरू हो गए पार्टिकल, तो और ज्यादा स्पिनिंग होगी, ठीक है? तो उन्होंने बोला जितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी तो ये बहुत जोर से घूमना शुरू कर देगा पूरा सिस्टम। तो ये सिस्टम पूरा जोर से घूमना जब ये शुरू कर देगा पूरा सिस्टम, तो बहुत तेज, जैसे तो आपका ओवरऑल जैसे टायर स्पिन करता है उस टाइम पे उस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो घूमना स्टार्ट कर देगा। जब ये सिस्टम ऐसे पूरा एक राउंड राउंड घूमना शुरू कर देगा, तो अगर मैं इसकी पूरी स्टेट दिखाऊं जहां पे ये नेबुलर सिस्टम घूमना स्टार्ट कर देगा, तो देखिए ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं ये ऐसे मूवमेंट करेंगे, ठीक है? तो इसे बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग, तो ये बिल्कुल जो है ऐसे मूवमेंट हो जाएगी इसकी, कंप्लीटली स्पिनिंग स्टार्ट कर देगा। इट विल स्टार्ट स्पिनिंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, कंटीन्यूअसली स्पिनिंग। अब देखिए गाइस, स्पिनिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। स्पिनिंग के टाइम पे क्या होता है? मैंने आपको याद होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने बात करी थी। याद है कुछ थोड़ा बहुत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया मुझे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है, अगर ये बॉडी अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है, बॉडी इज स्पिनिंग, घूमना गोल 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 घूमना। अगर ये गोल गोल घूम रही है तो स्पिनिंग कर रही है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी। और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F सेंट्रीफ्यूगल विल बी इक्वल्स टू mv²/r। इसमें m इसका मास होगा, m क्या है? m इसका मास है, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। ओके, m इसका मास है, v क्या है? वेलोसिटी, ठीक है? v वेलोसिटी और r रेडियस, इसका कितना रेडियस है? वो r है, ठीक है? तो जितना ज्यादा उसका साइज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसका साइज बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आइडियली उसमें कम होनी चाहिए। तो क्या होगा? ये बोलता है कैंट ने बात बोली कि ठीक है, नेबुला था, नेबुला में रैंडम मोशन स्टार्ट हो गया, रैंडम मोशन से स्पिनिंग स्टार्ट हो गई, स्पिनिंग स्टार्ट होते होते रोटेट हो गया, रोटेट होते होते एक स्टेज आई, रोटेट होते होते एक स्टेज ऐसी आई कि यहाँ पे जो नेबुला था उसके स्पिनिंग के दौरान, उसके स्पिन होने की वजह से क्या हुआ? देखिए ये स्पिनिंग हो रही है इसकी नेबुला की, ये इसका एक्सिस है नेबुला का, और ये स्पिनिंग हो रही है लाइक दिस, इट इज स्पिनिंग अराउंड, एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब इसके ऊपर क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती है बाहर की तरफ, लाइक स्पिनिंग बॉडी। इस नेबुला का एक मास था m, इसकी वेलोसिटी थी एक v, ठीक है? और एक r था। तो ये क्या हुआ? इसके ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगी, ठीक है? जिन्होंने बैलेंसिंग सेंट्रीपिटल फोर्सेस को भी क्या कर दिया? बैलेंसिंग सेंट्रीपिटल फोर्सेस को भी ओवरकम कर दिया, ठीक है? तो जब बाहर की तरफ फोर्सेस लगी, बाहर की तरफ मैं दिखा रहा हूं आपको F सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है, ठीक है? तो एक इतनी तेज घूमना शुरू कर दिया, जैसे एग्जांपल सोचिए, आप घर में मिक्सी में आप लोग शेक बनाते होंगे, शेक बनाते तो क्या होता है? जब आपका शेक घूम रहा है, अगर किसी ने ढक्कन खोल दिया तो सारा शेक बाहर की तरफ उठ के गिरता है। अगर सारा शेक बाहर की तरफ उठ के गिरता है तो व्हाई इट इज थ्रोइंग आउटसाइड? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। जब सेंट्रीपिटल अंदर खींचने वाली फोर्सेस को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओवरकम कर लेती हैं, उस टाइम पे जो है साइज बिल्कुल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो व्हेन मैं लिख रहा हूं गाइस यहां पे, व्हेन F सेंट्रीफ्यूगल, व्हेन F सेंट्रीफ्यूगल इज ग्रेटर देन F सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल से ज्यादा हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, उस दौरान पे क्या होगा? उस दौरान पे जो नेबुला है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देगा, ठीक है? ज्यादा एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा नेबुला। तो देखिए नेबुला साइज में बढ़ रहा है, हीटिंग भी उसके साइज में बढ़ा था, लेकिन घूमना भी तेज से घूम रहा है तो भी साइज में बढ़ रहा है, ठीक है? तो नेबुला जो है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ एक्सपैंड होने लगा। ये जो एरोस है क्या दिखा रहे हैं? नेबुला जो है वो बाहर की तरफ साइज में एक्सपैंड होने लगा। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के दो कारण थे। एक तो हीट भी अंदर गर्म हो रहा है, तो क्या होता है? जब कोई चीज गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या है? उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो दूर दूर भागते हैं, दूर दूर भागते हैं, ठीक है? तो एक्सपेंशन के दो कारण थे। कारण नंबर एक तो हीटिंग था, हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन हो रहा था। दूसरा कारण क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा कारण क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब असली चीज तो अब आएगी, जब ये हो रहा होता है तो नेबुला के बाहर के सेक्शन से, बाहर से एक रिंग बाहर की तरफ निकलती है। तो यहाँ पे देखिए अब मैजिक स्टार्ट होता है क्रिएट होना। तो नेबुला जो था ना, उस नेबुला के चारों ओर से एक रिंग बाहर निकलती है, गैस की एक रिंग, गैस की एक रिंग बाहर निकलती है, गैस की एक रिंग बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर एक्सपैंड घूम रहा है जोर जोर से, इट इज रोटेटिंग वेरी हेवीली, ठीक है? ये घूम रहा है जोर जोर से घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घूमने वाले को बाहर की तरफ खींच लेती है। खींचती है बाहर की तरफ तो क्या होता है? उससे बाहर की तरफ एक रिंग बाहर निकलती है, और ये जो रिंग बाहर निकलती है ये तो अभी नेबुला ही है, ये तो अभी भी क्लाउड ही है, इसमें भी गैसेस और पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन जो एक रिंग बाहर निकली ना, उस रिंग में गैसेस बाहर निकली। ये क्या चीज है? बाहर गैसेस की रिंग, ठीक है? दिस इज द रिंग ऑफ द गैसेस, दिस इज वन रिंग। इस रिंग में क्या है? इसमें गैसेस हैं, इसमें पार्टिकल्स हैं। कुछ टाइम बाद रिंग ठंडी होती है, अभी रिंग
कुछ टाइम बाद रिंग ठंडी होगी, कूलिंग होगी रिंग की। तो जब रिंग कूल होती है तो कूल होने के बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो नेबुला है, दिस इज द नेबुला, इसके बाद ये रिंग ठंडी हुई। जब रिंग ठंडी हुई ना तो रिंग का मास कंसंट्रेट हो गया। जब बादल ठंडे हुए तो बादल, जब पहले तो क्या था, हवा थी, फिर बादल बने, जब बादल ठंडे हुए तो पानी बना देते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये रिंग जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन में कन्वर्ट हो गई और इसका जो पूरा मास था वो एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो गया। इसका पूरा जो मास था वो एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो गया और जो एक पॉइंट था, दैट वन पॉइंट बिकेम वन प्लैनेट, दैट वन पॉइंट बिकेम वन प्लैनेट। और वो जो वन पॉइंट था वो एक प्लैनेट का फॉर्मेशन उसने कर लिया। तो ये जो था रिंग में से जो बना उसका नाम क्या था, प्लैनेट, ग्रह, उसमें से एक ग्रह बना। ऐसे करते करते 9 रिंग्स बाहर आती चली गई। ये ऐसे करते करते 9 रिंग्स जो है वो बाहर चली गई, वन बाय वन प्लैनेट्स बनते चले गए। देखिए इसके बाद ना ये नेबुला ही है, अभी भी ये नेबुला ही है। इस नेबुला में से ना एक एक रिंग्स बाहर निकलती जा रही है। अभी मैंने एक रिंग दिखाई आपको, नेबुला छोटा छोटा होता जा रहा है, रिंग्स बाहर निकल, दिखाता हूं अगली रिंग में क्या होगा। अगर अगली रिंग की बात करूंगा तो देखिए अगली रिंग में क्या होगा, अभी क्या होगा, ये अगर नेबुला है तो इससे 2 रिंग्स बाहर निकल चुकी हैं। इस नेबुला से क्या है, अभी एक रिंग दिखाया मैंने आपको, 2 रिंग्स बाहर निकल चुकी है। जो पहले बाहर निकली थी वो बाहर चली गई है, जो पहले बाहर निकली थी वो बाहर चली गई है। अब एक और रिंग बाहर निकलती है, ये जो पहले बाहर निकली थी ये यहाँ है और बाहर निकल चुकी है। ऐसे ही एक और, तो जो पहले बाहर निकला था मान लीजिए ये था, और जो अब बाहर निकला है वो अब जो बाहर निकला है इस टाइम पे, इसके अलावा मान लेते हैं कि वो ये है। दिस इज द सेकंड प्लैनेट व्हिच केम, ओके, दिस इज प्लैनेट 1, दिस इज सेकंड प्लैनेट, प्लैनेट 2। इस तरीके से 9 रिंग्स आती चली गई। दिस इज हाउ 9 रिंग्स केम आउट एंड 9 प्लैनेट फॉर्मेशन हैपेंड। तो इस तरीके से क्या हुआ, 9 रिंग्स, 9 रिंग्स बाहर आई, 9 रिंग्स केम आउट एंड 9 रिंग्स से क्या हुआ, 9 प्लैनेट बन गए। 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स क्यों बने, क्योंकि रिंग्स में जो गैसेस थी वो गैसेस ठंडी हुई। जब वो गैसेस ठंडी हुई तो कंडेंस हुई। कंडेंस मतलब क्या होता है बच्चों, इवापोरेट मतलब हवा में मॉइस्चर का गैस बन जाना। पानी था मेरे हाथ में, किसी ने एक बूंद पानी डाला, मैंने फूंक मार दी, इवापोरेट हो गया, उड़ गया। कंडेंस मतलब बादलों में गैसेस थी, गैसेस में पानी था, वो सारा पानी की ड्रॉप बन के नीचे गिरा तो कंडेंस हो गया। तो जब सारी गैसेस मिलकर के एक जगह इकट्ठी होती हैं और ठंडी होती हैं उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो 9 प्लैनेट्स क्यों बने, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द गैसेस, ठीक है, ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू कंडेंस। 9 प्लैनेट क्यों बने, ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू कूलिंग, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कंडेंसेशन, कूलिंग, कंडेंसेशन, कूलिंग, कॉन्ट्रैक्शन, कंडेंसेशन, कूलिंग, कॉन्ट्रैक्शन। अब किसी ने फिर उन्हीं ज्योग्राफर से पूछ लिया, चलिए बताइए तो सैटेलाइट क्यों फॉर्म हुई, सैटेलाइट क्यों बनी, एक प्लैनेट क्या जैसे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट मून है तो कैसे बना होगा। तो क्या साहब ने कहा ठीक है मैं वो बताता हूं आपको कि सैटेलाइट कैसे बनी। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा चलो प्लैनेट उठाते हैं। उन्होंने कहा जो प्लैनेट है इसी का बताता हूं मैं। ये प्लैनेट जो है, ये प्लैनेट, ये जब ठंडा हो रहा था व्हाइल इट वाज कूलिंग, ठीक है, जब ये प्लैनेट ठंडा हो रहा था ड्यूरिंग इट्स कूलिंग, कूलिंग, तो ये जैसे गैसेस थी तो गैसेस में जो जहां कंडेंसेशन हुआ वो भी जगह स्पिन कर रही थी, दैट इज आल्सो स्पिनिंग। मतलब जब प्लैनेट बना ना तो बनने के टाइम पे ही प्लैनेट वाज आल्सो स्पिनिंग, प्लैनेट भी स्पिन कर रहा था। तो दिस प्लैनेट वाज स्पिनिंग, दिस प्लैनेट वाज स्पिनिंग, ये प्लैनेट क्या कर रहा था, स्पिन कर रहा था। दिस प्लैनेट इट वाज आल्सो स्पिनिंग, ये भी स्पिन कर रहा था। अगर ये भी स्पिन कर रहा था तो इसके अराउंड जो गैसेस थी धीरे धीरे ठंडा हुआ ना, एकदम से ठंडा नहीं हो गया, बर्फ तो नहीं बन गया एकदम से। तो जो गैसेस थी इसके अराउंड उन पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी बाहर की तरफ, उनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी बाहर की तरफ, उनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी बाहर की तरफ तो क्या हुआ, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी तो ये प्लैनेट ऐसा था, इसके बाहर जो गैसेस थी वो गैसेस की जो रिंग थी, छोटी सी रिंग, नेबुला के बाहर एक गैसेस की रिंग थी तो प्लैनेट बन गया। प्लैनेट के आसपास भी गैसेस की रिंग थी, जब वो ठंडी हुई तो सैटेलाइट बन गई, ठीक है। तो प्लैनेट के आसपास जो गैसेस की रिंग है ये वाली, ठीक है, जब ये गैसेस की रिंग ठंडी हुई तो यहाँ पे सैटेलाइट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये ड्यूरिंग कूलिंग, ये कूलिंग की बात है। तो ये जो ये प्लैनेट है, ठीक है, और ये क्या है, गैसियस रिंग, ये गैस रिंग है, ये प्लैनेट है, और जो उसके आसपास जो गैस ठंडी हुई थी वो क्या है, वो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट है। तो चलो बच्चों अब सारे प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए सभी लोग, ठीक है। चलो आज शुरुआत से देखते हैं, कम विद मी, बिल्कुल सारी समझते हैं बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो ठीक है, आपके कमेंट्स मैं नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं बस समझा रहा हूं, मैंने कहा कमेंट्स नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ समझाऊंगा, बस समझिए। जो लोग इंटरेस्टेड दोबारा देखिए, जो नहीं है वो आराम से बैठिए, इनको आगे वो क्लियर। नेबुला था, नेबुला कैसा था, एजम्पशन में नेबुला वाज स्टैटिक, रुका हुआ था इनिशियली। नेबुला में पार्टिकल्स थे, नेबुला में गैसेस थी, नेबुला ठंडा भी था, स्लोली रोटेट कर रहा था, धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। तो अचानक क्या हुआ, एजम्पशन में अपने आप रैंडम मोशन स्टार्ट हो गया, रैंडम मोशन स्टार्ट हुआ, रैंडम मोशन स्टार्ट हुआ, यहां वहां ऐसे ऐसे ये इस रैंडम मोशन में टकराव भी शुरू हुआ, कोलिजन हुआ। तो टकराव होगा तो लड़ेंगे भी आपस में, फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन होगा जब हाथ रगड़ते हैं तो हीट जनरेट होती है, तो हीट भी जनरेट हुई। जब हीट जनरेट हुई तो उसकी वजह से गर्मी पैदा होने लगी, गर्मी पैदा होने लगी। तो जब गर्मी पैदा होती है ना हीट, तो हीट की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन, बढ़ना, एक्सपेंशन, धीरे धीरे साइज बढ़ने लगा। उसी हीट से धीरे धीरे रोटेटिंग मोशन स्टार्ट हो गया, घूमना स्टार्ट हो गया। जब रोटेटिंग मोशन स्टार्ट हुआ तो और ज्यादा टकराव हुआ, और ज्यादा घूमना स्टार्ट हुआ, और ज्यादा घूमना स्टार्ट हुआ, एक स्पिनिंग मोशन बन गया, एक स्पिन करना स्टार्ट कर दिया। ये पूरा नेबुला पहले जो ऐसे था, ऐसे था, अभी वो ऐसे से घूम रहा है, अभी वो ऐसे से घूम रहा है, जोरों से घूम रहा है नेबुला। तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, नहीं मैं आपको जानने नहीं दूंगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं अंदर की तरफ लगती हूं, सेंट्रीफ्यूगल बॉडी में बाहर की तरफ लगती हूं। एक टाइम ऐसा आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल ओवरकम कर लेगी, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है, हीट बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीजें जब होने लगी तो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओवरकम कर गई सेंट्रीपिटल को। जब ओवरकम कर गई तो एक्सपेंशन भी वही है, हीटिंग की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जब पूरा नेबुला बढ़ने लगा तो एक टाइम बाद क्या होता है, एक रिंग बाहर की तरफ निकलती है, गैसेस की रिंग बाहर की तरफ निकलती है, एक सिंगल रिंग गैसेस की, बीच में नेबुला है। जब सिंगल रिंग बाहर निकलती है तो उसके प्लैनेट्स ठंडे होने स्टार्ट, मतलब रिंग ठंडी होनी स्टार्ट होगी। जब ठंडी होनी स्टार्ट होगी तो रिंग में चारों तरफ गैसेस है, वो गैसेस का मास एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, प्लैनेट। लेकिन ये प्लैनेट भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ, इसके आसपास भी गैसेस है। तो जब इसके आसपास वाली गैसेस ठंडी होंगी तो वो क्या बन जाएंगी, सैटेलाइट। इसके आसपास भी गैसेस है और वो क्या बन जाएंगे, सैटेलाइट। ऐसे ही कैन साहब ने बोला कि सैटेलाइट्स बनी होंगी, प्लैनेट्स बने होंगे और सैटेलाइट बनी होंगी। तो किसी ने पूछा सन कैसे बना सर, सन कैसे आएगा, तो कैन साहब ने बोला भाई ऐसा होगा जब ये 9 की 9 रिंग्स बन गई तो एंड में जो बचा नेबुला वो सन था जो बहुत ज्यादा, तो फिर उन्होंने बोला सन में हीट कहां से आई, उसका जवाब नहीं दे पाए। तो ये तो ओवरऑल मैकेनिज्म उन्होंने बताया, ये तो पूरा क्या था, ये पूरा उन्होंने मैकेनिज्म बताया इस तरीके से ओवरऑल सारा का सारा प्रोसेस हुआ होगा। अब सवाल करने वालों की तो कमी थी ना भाई, सवाल करने वाले सवाल कर रहे थे तो लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। क्रिटिक्स आ गए सामने, काफी सारी कमियां लगी क्रिटिक्स को। क्रिटिक्स ने बोला सबसे पहली चीज ये नेबुला आया कहां से, ओरिजिन ऑफ दिस नेबुला, ओके, ओरिजिन या फिर सोर्स ऑफ नेबुला, सोर्स ऑफ नेबुला। नेबुला को एक चीज और बोला गया, प्राइमोर्डियल मैटर। नेबुला को एक चीज और बोला गया, प्राइमोर्डियल मैटर। प्राइमोर्डियल सबसे पहले आया, तो ठीक है। उन्होंने बोला ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, और जब रेस्ट पे थे तो अचानक से मोशन कैसे स्टार्ट हो गया। न्यूटन तो कहते हैं कि जो चीज रेस्ट पे रहेगी, जो चीज मोशन में रहेगी, अनटिल और अनलेस
अदरवाइज हैपेंस अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दैट। ठीक है, ये बात न्यूटन ने बोली थी, आपने न्यूटन की लॉ वायलेट कर दी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स हाउ रैंडम मोशन स्टार्टेड। पार्टिकल्स में रैंडम मोशन कैसे हो गया कांत साहब, बताइए, वो नहीं बता पाए। हाउ रैंडम मोशन स्टार्टेड। ठीक है, बिकॉज़ पार्टिकल्स वर एट रेस्ट। पार्टिकल्स जो थे इनिशियली आराम कर रहे थे एट रेस्ट। ठीक है, एट रेस्ट मतलब वायलेट्स फर्स्ट लॉ। जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो चीज चल रही है वो चलेगी। ठीक है, तो जो चीज चल रही है वो चलेगी, जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे, रेस्ट पे रखने वाली चीज रेस्ट पे रहेगी, तो चल कैसे रही? एक्सटर्नल फोर्स कौन सी थी वो बताइए, नहीं बता पाए। ठीक है, वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस दिया आपने। और कांत साहब ने ये भी बोला था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन से रोटेटिंग मोशन स्टार्ट होता है। तो उन्होंने बोला क्रिटिक्स ने भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। कांत ने बोला कोलिजन से रोटेटिंग मोशन स्टार्ट हुआ, क्रिटिक्स ने बोला ये कैसे पॉसिबल, कोलिजन से कौन सा रोटेटिंग मोशन स्टार्ट होता है। ठीक है, उन्होंने बोला नो रोटेटिंग मोशन हैपेंस ड्यू टू कोलिजन, क्योंकि कोलिजन रोटेटिंग मोशन के लिए एक्सटर्नल टॉर्क लगानी होती है। टॉर्क, अगर मुझे कोई चीज घुमानी है तो मुझे उस पे टॉर्क लगानी पड़ेगी। जैसे कोई चीज चलाने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, तो घुमाने के लिए टॉर्क, जैसे हम घुमाते हैं, हम चाबी घुमाते हैं, टॉर्क बोलते हैं टॉर्क। ओके गाइस, ठीक है, तो ये कुछ चीजें चलिए नोट कर लीजिए फटाफट आप सभी लोग। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे, इन क्रिटिसिज्म के बाद कुछ और थ्योरीज भी हैं। चलिए यहां से नोट कर लीजिए assumption से। ओके, नोटेड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, assumption नोट हो गई तो ये वाला नोट करिएगा। मिस्टर प्रतीक गोयल प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दें, कमेंट्स ना करें। assumptions नोट कर लिया आप लोगों ने, मिल लीजिए। ही वाज इमैनुअल कांट। फिल्म में क्वेश्चन कभी आएंगे assumptions के बारे में, कभी मेंस मार्क्स तक थोड़ा बहुत आ सकता है। देखिए इस बुक में चीजें ना बिल्कुल विदाउट एनी पिक्चर है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बना होगा, आई विल शो यू दैट आल्सो। ठीक है, क्लियर है? चलिए वेरी गुड, ये हो गया गाइस सभी का। आई होप ये वाला भी आपने पेज नोट कर लिया होगा। दिस वन आल्सो यू नोट। ओके गाइस, दिस इज आल्सो डन। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, ये भी कर लीजिए जल्दी से। जिन लोगों ने लिख लिया अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिख पाए प्लीज लिख लीजिए, मैं साइड में कर रहा हूं। ऑल क्लियर, नोटेड गाइस। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग शायद बना रहे होंगे तो मैं आपको 10 मिनट सेकंड और रुकाऊं। वैसे ऐसा है कि थ्योरीज अलग-अलग नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी कौन सी है? दैट इज बिग बैंग थ्योरी। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ना एविडेंसेस मिले, बाकी थ्योरीज के एविडेंसेस नहीं थे। हां, रोटेशन थी, काफी थ्योरी काफी चीज आंसर नहीं कर पाई थी। रोटेशन आंसर नहीं कर पा रहे थे, इंक्लाइन एक्सिस आंसर नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ थ्योरीज ने रोटेशन को भी आंसर कर दिया, कुछ थ्योरीज ने इंक्लाइन एक्सिस को भी आंसर कर दिया। तो हम थ्योरी बाय थ्योरी देखेंगे किस थ्योरी ने क्या आंसर किया। ठीक है, इमैनुअल कांट। ओके गाइस, तो देखते हैं अभी जरा ये कैसे हुआ प्रोसेस सारा। अगर मैं इसको देखूं तो एक बार क्रिटिसिज्म नोट कर लीजिए। ओके गाइस, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आगे। तो ये देखिए प्रोसेस कैसे हुआ होगा। दिस वाज द इनिशियल नेबुला। ये यहाँ पे नेबुला है, स्लोली रोटेटिंग, स्लोली रोटेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ होगा? आफ्टर दैट क्या हुआ? धीरे-धीरे कोलिजन स्टार्ट हुआ आपस में। ठीक है, तो कोलिजन बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन। ठीक है, उसके बाद हीट जनरेट हुई होगी, देन स्पिनिंग स्टार्ट हो गई, राइट। उसके बाद क्या हुआ? धीरे-धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होती गई, सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली साइड में, तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस को ओवरकम करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा थी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है स्पीड के प्रोपोर्शनल। तो अगर स्पीड बढ़ेगी, स्पीड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि स्प्रिंग ज्यादा हुई थी। तो mv2/r, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था F सेंट्रीफ्यूगल, उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया किसको? सेंट्रीपिटल को। ठीक है, तो क्या हुआ? रिंग्स धीरे-धीरे क्या बाहर की तरफ आनी स्टार्ट हो गई, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। तो धीरे-धीरे क्या हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिंग्स सेपरेशन स्टार्ट हुआ, रिंग्स
सेपरेशन स्टार्ट हुआ, रिंग्स का सेपरेशन। और ऐसे करते करते टोटल 9 रिंग्स बनके आई। 9 रिंग्स बनके आई। वो 9 रिंग्स जब कंसंट्रेटेड जगह पे मास को कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मास ठंडा हुआ, कूलिंग हुई, कंडेंसेशन हुआ, तो क्या बने? प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, 9 रिंग्स 9 प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गई। 9 रिंग्स 9 प्लैनेट्स में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। गाइस, तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि ओवरऑल सोलर सिस्टम कैसे बन रहा है। देखिए, सभी लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में बताया, उन्होंने बोला यूनिवर्स में नेबुला था, क्योंकि उनकी सोच हमारे सोलर सिस्टम तक सीमित थी। उनको ये पता कि ऐसे दुनिया में कई सोलर सिस्टम थे और उन सोलर सिस्टम्स ये मिलकर ऐसी गैलेक्सीज थी, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर के ही यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो लोग उतना तो नहीं सोच पाए, तो इसलिए उनका जो दायरा था वो सोलर सिस्टम तक सीमित था। लेकिन आगे चलते चलते कैसे कैसे चीजें हुई, ठीक है, तो उनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म ये तो थे कि कैसे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ओवरकम करी पता नहीं, कैसे मोशन स्टार्ट हो पता नहीं, हीट कैसे आ गई पता नहीं, तो बहुत सारी चीजों में आंसर नहीं मिले, तो इसलिए बहुत क्रिटिसिज्म दिया। लेकिन ये हुआ कि नेबुला से कुछ बना है, तो ठीक है, हम इसे देखते हैं आगे चल के कि क्या है। ठीक है, ओके फाइन। तो ये पहली थ्योरी थी, इसको हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, तो जिसे हमने बोला गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ द कांट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लैप्लास। लैप्लास के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लैप्लास। ठीक है, ही वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास, तो नेबुलर हाइपोथेसिस उन्होंने दिया लैप्लास ने। ठीक है, तो लैप्लास वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। लैप्लास की डिफरेंशियल इक्वेशंस भी थी, लैप्लास इक्वेशंस भी थी, राइट। तो ही वाज फ्रेंच मैथमेटिशियन। 1796 में उन्होंने बुक लिखी थी। 1796 में जो लैप्लास थे, ठीक है, उन्होंने बहुत वर्ल्ड के अलग-अलग तरह के सिस्टम्स के बारे में बताया। तो उन्होंने बुक का नाम बताया एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स। ठीक है, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स में उन्होंने कुछ चीजें जाहिर करी। उनको बात पता थी कि इमैनुअल कांट की थ्योरी को बहुत ज्यादा क्या क्या क्रिटिसाइज किया गया। तो इमैनुअल कांट की थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो जो उनकी शॉर्टकमिंग्स थी ना कि हीट कहां से आई, रोटेशन कहां से आई, इन्होंने पहले से मान लिया। तो इन्होंने कुछ assumptions दी। इन्होंने भी क्या किया, कुछ assumptions को मद्देनजर रखते हुए, assumptions को मद्देनजर रखते हुए अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया। इनकी भी कुछ assumptions थी। इनकी assumption क्या थी कि नेबुला है, ठीक है, लेकिन वो नेबुला कैसे हॉट है, ठीक है, गैसेस गैसेस उसके पार्टिकल्स हैं लेकिन वो हॉट है। तो उन्होंने बोला हॉट नेबुला। तो हीट का मसला ही खत्म हो गया। पहले तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हीट कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हीट जनरेट हुई, कैसे रोटेशन कैसे हुई। उन्होंने बोला हॉट नेबुला है और हॉट नेबुला रोटेटिंग है। पहले से उन्होंने हॉट ले लिया और रोटेटिंग ले लिया। दूसरी बात उन्होंने क्या ली कि जो नेबुला था वो रोटेटिंग भी है, वो हॉट भी है और वो हीट भी लूज कर रहा है। ठीक है, नेबुला लूजिंग हीट, ये assumption उन्होंने पहले से ही मान ली। नेबुला जो है वो गर्मी को भी बाहर निकाल रहा है, हीट को भी लूज कर रहा है, ये चीज उन्होंने पहले से ही मान ली। ठीक है, तो नेबुला को उन्होंने हॉट गैसियस नेबुला ले लिया। ठीक है, हीट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिगनिंग से मान लिया कि वो स्पिन कर रहा है, तो स्पिनिंग का भी इशू रिजॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि वो लूज कर रहा है हीट को, मतलब नेबुला इज लूजिंग हीट। नेबुला के अंदर से हीट बाहर की तरफ निकल रही है, यूनिवर्स में हीट जा रही है। ठीक है, यूनिवर्स में हीट जा रही है, तो ये उन्होंने पहले से ही अपनी assumptions लेके वो चले। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी थ्योरी जो है वो कांट की तरह ही दी। उन्होंने पहले से वही बोला कि जो नेबुला है उसके साथ वही हो रहा है जैसे कि इमैनुअल कांट ने बोला। उन्होंने भी क्या बताया, इन्होंने बताया कि नेबुला है, ठीक है, वो नेबुला के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी क्या कर रहा है, वो स्पिन कर रहा है फास्ट, इज फास्ट स्पिनिंग। ठीक है, तो नेबुला इज स्पिनिंग फास्ट, पहले से बोले थे इट इज स्पिनिंग फास्ट और ये हॉट भी है। ठीक, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, तो इसके अंदर पार्टिकल्स है, फास्ट स्पिन कर रहा है, पहले से ही हॉट है, लेकिन हीट लूज भी हो गई। तो बहुत समझने वाली चीज है, अगर इसमें फास्ट स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो धीरे-धीरे ना इसमें हीट भी लूज हुई है, राइट। तो देखिए स्पिनिंग फास्ट मतलब रोटेट कर रहा होगा। अब जब इसमें से हीट लूज हुई है तो हीट लूज कैसे दिखा सकते हैं, देखिए बाहर, बाहर की तरफ दिखा रहा हूं, क्यू, क्यू मतलब होता है हीट। इंजीनियरिंग के टर्म्स में क्यू को बोलते हैं हीट। तो बाहर की तरफ हीट निकल रही है, बाहर की तरफ हीट निकल रही है, क्यू, यहां से भी हीट निकल रही है। तो बच्चों जब हीट बाहर निकलती है किसी भी चीज से, तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल घर में मदर हमको खाना देती है, तो जो राइस होता है, ठीक है, राइस जब हम पूरी प्लेट में डालते हैं तो सबसे पहले कॉर्नर वाला राइस ठंडा होता है, बाद में सेंटर राइस ठंडा होता है। तो जो राइस की बाउंड्री होती है ठंडी होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग सभी लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट में हम राइस और दाल मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग अपना खाना डालते हैं तो सबसे पहले ये वाला पार्ट ठंडा होता है, तो कॉर्नर वाला पार्ट कूल होता है और सेंटर का जो राइस है वो हॉट होता है। ठीक है, ये क्या है, ये दाल राइस है। ओके, तो दिस इज दाल राइस। दाल राइस में क्या होगा, ये सेंटर का दाल राइस गर्म होगा, आसपास हम लोग स्पून से थोड़ा लेके साइड से खाते हैं, ऐसे करते हैं सभी लोग। ठीक है, तो जैसे सेंटर से उठा के खा लेते होंगे, चलो भाई छोड़ो, जलने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, फ्री का मुंह है। ठीक, ओके, तो क्या एनीवेज, तो लाइट नोट, तो हीट लूज होगी तो पहले आउटर सेक्शन जो है स्पिनिंग नेबुला, रोटेटिंग नेबुला, और उसके जो आउटर सेक्शन है, ओके, जो आउटर सेक्शन है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेबुला जब आउटर सेक्शन ठंडे होने स्टार्ट हो जाएंगे तो कैसा दिखेगा, जब आउटर सेक्शन नेबुला के ठंडे होने स्टार्ट हो गए तो जो कूल सेक्शन है आउटर वाले, ठीक है, वो ये है जो साइड में ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये सेक्शन जो है वो ठंडा होना स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अ कूल सेक्शन, दिस इज व्हाट कूल सेक्शन, ये ठंडा होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेबुला अभी भी है, अभी भी नेबुला क्या कर रहे हैं, ये स्पिनिंग हो रही है, लेकिन हीट लूज हो रही है, तो हीट लूज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहां पे बोल सकते हैं कि जो गर्मी बाहर निकल रही है उसकी वजह से कूलिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है, कूलिंग। ठीक है, आउटर साइड कूलिंग, आउटर साइड ऑफ नेबुला इज कूलिंग। अगर नेबुला ठंडा हो गया आउटर साइड तो ठंडी चीज क्या होती है, बर्फ कॉन्टैक्ट हो जाती है, लेकिन बर्फ का साइज बढ़ जाता है क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस होता है। लेकिन जनरली बात करें बिस्लरी की बोतल में अगर हम लोग पानी भर देते हैं तो क्या होता है, श्रिंक कर जाती है, एक बार गरम गरम। ठीक है, ऐसे ही अगर हम उल्टा लेके चले तो जितनी भी चीजें ठंडी जब गर्म होती है तो एक्सपैंड करती है, ठंडी होती है तो श्रिंक करती है। ठीक है, तो कोई भी चीज ठंडी होती है, कूल होती है तो श्रिंक करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसका साइज क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो चीजें ना ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, ये जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की आउटर लेयर है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है। तो देखिए ये अंदर की तरफ आने का ट्राई करती है लेयर, अंदर की तरफ अपनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल आपको बेस्ट एग्जांपल क्या है, वैक्स। जब हाथ में वैक्स गिर जाती है तो वैक्स जब हाथ पे गिरती है गर्म होती है तो गर्म होता है, जब ठंडी होती है तो ऐसा होता है कि वैक्स हमारे हाथ को पकड़ लेती है, कॉन्टैक्ट, इट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट मतलब होता है श्रिंक कर जाना। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट मतलब एक और चीज कहते हैं श्रिंकिंग, श्रिंकिंग, ये श्रिंक होता है। लेकिन साथ साथ भी क्या कर रहा है, ये बाहर का सेक्शन भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है। कोई भी स्पिनिंग चीज का रेडियस कम होता है तो क्या होगा, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी रोटेटिंग बॉडी है ना गाइस, बहुत ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा फिजिक्स जरूर है देखो, लेकिन साथ साथ मैं बता रहा हूं आपको, टेंशन बिल्कुल मत लेना। जो लोग नॉन आर्ट साइड नॉन टेक्निकल साइड से परेशान हो रही हो, ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मजे की बात क्या क्लिप नहीं पूछती यूपीएससी, और मैं से पूछ सकती है, तो हम तो ऐसा लेके चलेंगे ना, कुछ नहीं छोड़ना। और मैं चाहता तो चीज छोड़ के बोलता मैं एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एनसीईआरटी में बहुत ऊपर से रखा है और ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमें छोड़ने वाली अप्रोच नहीं लेके चलनी, हमें सारा कवर करना है, क्योंकि जितनी नॉलेज होगी हमारे फायदे में होगी। तो मेन सा क्वेश्चन बन सकता है इस चीज। ठीक है, तो देखिए क्या होगा गाइस, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये बॉडी इसका रेडियस है r और ये रोटेट कर रही है किसी वेलोसिटी v से, ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट, रोटेट, और इसका मास क्या है m। तो बॉडी जो है उसका m क्या है, मास, उसकी v क्या है, वेलोसिटी।
और r उसका क्या है, रेडियस। तो बच्चों m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, r मतलब रेडियस। तो जब कोई बॉडी चलती है तो उसका मोमेंटम होता है m into v। जब कोई बॉडी सिंपल चलती है, मैं चल रहा हूं तो मेरा मोमेंटम भी है साथ में, मास, मेरा अपना मास इनटू माय वेलोसिटी। जब कोई बॉडी घूमती है, अगर मैं गोल गोल घूमने जाऊंगा तो मुझे ये नहीं बोलेगा इसका मोमेंटम है। जब मैं गोल घूमूंगा तो लोग बोलेंगे इनका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वर्ड यूज करेंगे। तो बॉडी गोल घूमती है उसके लिए टर्म डिफाइन करते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलने वाली के लिए मोमेंटम, गोल घूमने वाली के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है m v r, उसको p से लिखते हैं, p p इज इक्वल्स टू m v r, p इज इक्वल्स टू m v r। मोमेंटम होता है p, p फॉर पैरेट, p इज इक्वल टू m v r, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं यहां पे, p इज इक्वल्स टू m v r, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, तो अगर ये एंगुलर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी रेडियस, तो जितना ज्यादा रेडियस, जितना ज्यादा बॉडी का रेडियस कम होगा, ठीक है, उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी। देखो मास तो कांस्टेंट है बच्चों, मास तो कांस्टेंट है, थोड़ा सा छोटा सा फिजिक्स है इसमें, पर समझ जाएंगे। मास क्या है, फिक्स है, मास तो नहीं बदल रहा। लेकिन हां देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंक हो रहा है, जब श्रिंक हो रहा है छोटा हो रहा है, छोटा का मतलब क्या है, इस पूरे नेबुला के बाहर के सेक्शन का रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर रेडियस कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए, ताकि ये कांस्टेंट रहे। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, तो जितना ज्यादा श्रिंकेज होगी उतनी तेजी से नेबुला घूमेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रिंकिंग होने से क्या होता है, श्रिंकिंग का मतलब रेडियस कम, श्रिंकिंग का मतलब बच्चों रेडियस कम। अगर रेडियस कम तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि ये पूरी क्वेश्चन चाहती है कि p कैसा रहे, p अच्छे बच्चों की तरफ कांस्टेंट रहे, p ना हिले। p कब नहीं हिलेगा, जितना ज्यादा v बढ़ेगा उतना ज्यादा r कम होना चाहिए, तो p नहीं हिलेगा। ये बड़ा, ये कम हो गया, बराबर है वैल्यू। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी अगर बढ़ी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी। वेलोसिटी अगर बढ़ी तो क्या बढ़ी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोबारा याद करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है mv²/r। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, mv²/r। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, mv²/r। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ेगी तो नेबुला को बाहर की तरफ खींचा जाएगा, उस रिंग को बाहर की तरफ, उस ठंडी हुई रिंग को बाहर की तरफ खींचा जाएगा। ठीक है, तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो नेबुला है, जो नेबुला था, जो नेबुला है, इसके बाहर मैंने एक सेक्शन दिखाया था आपको हरे कलर का, ये वो गैसेस का सेक्शन है जो ठंडा हुआ है। ये क्या था, दिस इज द कूलिंग सेक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट, कूलिंग सेक्शन, कूलिंग गैसेस। कूलिंग से हमने क्या सीखा था, कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग से हमने क्या सीखा था, कॉन्ट्रैक्टिंग से हमने क्या सीखा था, कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंकिंग। ठीक है भाई, श्रिंकिंग से क्या मतलब पता लगा, श्रिंकिंग मतलब रेडियस कम हो रहा है, तो कोई श्रिंक करेगी, ये श्रिंक करेगी, मतलब अंदर की तरफ जाएगी तो रेडियस कम होगा। पूरे पूरे सेक्शन का रेडियस क्या है, ये पूरे सेक्शन का रेडियस है r, तो जब अंदर जाएगी रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है p इज इक्वल्स टू m into v into r। रेडियस, अगर रेडियस की वैल्यू, अगर ओवरऑल रेडियस की वैल्यू घटती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी के बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो इस रिंग, रिंग तो श्रिंक हो रही है, हरा कलर श्रिंक तो हुआ है, लेकिन हरा कलर बाहर निकल आएगा, तो नेबुला से हरा कलर क्या होगा, बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। तो अगर ये नेबुला है तो जो ग्रीन वाला सेक्शन है वो कैसे हो जाएगा, ग्रीन वाला सेक्शन बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। ये ग्रीन वाला सेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ निकल के आ गया। ग्रीन का सेक्शन क्या हुआ, बाहर की तरफ निकल के आ गया, तो रिंग गॉट सेपरेटेड। इसे हम बोलेंगे सेपरेशन ऑफ रिंग, सेपरेशन ऑफ रिंग। अब यहां पर मजे की बात क्या है, यहाँ एक रिंग जो निकली है, इसी में से बाकी की 9 रिंग्स निकलेंगी, इसी में से बाकी की 9 रिंग्स भी निकलेंगी। तो जो एक रिंग निकली है यहाँ पे, उससे बाकी की 9 रिंग्स भी निकल जाएंगी। तो यहाँ पे नेबुला थोड़ा सा बचा, उसके अराउंड जो ग्रीन कलर की रिंग निकली थी, उस ग्रीन कलर की रिंग से बहुत सारी अलग अलग रिंग निकलेंगी, और वो रिंग क्या होंगी, वो अलग अलग प्लैनेट्स में कंडेंस हो जाएंगी। वही रिंग अलग अलग प्लैनेट्स में क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी, अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स वहाँ पे, और ऐसे करके 9 रिंग्स जो है बाहर की तरफ आ जाएंगी। तो जो 9 रिंग्स बाहर की तरफ आएंगी वो कंसिडर होंगी, तो 9 अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और फाइनली जो सिस्टम है वो ऐसा होगा कि सेंटर पे सन होगा, सन के अराउंड अलग अलग प्लैनेट्स होंगे। कोई इस तरीके का प्लैनेट होगा, कोई ऐसे होगा, ठीक है, और कोई अलग टाइप का प्लैनेट होगा। यहाँ प्लैनेट है, तो इस तरीके से 9 प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, 9 ही क्यों, सबने पूछा जोग्राफी में 9 ही क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसका लॉजिक हमें नहीं पता, 9 क्यों। ठीक है, ये लॉजिक 9 का क्या है, क्योंकि ये होगा क्रिटिसिज्म था, दिस वाज द क्रिटिसिज्म। चलिए गाइस, आप थोड़ा सा इसे नोट करिए फटाफट जल्दी से। ओके, तो बच्चों एक बार हम देख लेते हैं शुरुआत से कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, फिर आप नोट करिएगा, राइट। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे नेबुला हाइपोथेसिस की, पहली स्लाइड में assumption नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए पॉइंट इसकी, ये चीज कैसे हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की 9 रिंग क्यों बनी, तो क्या था 9 प्लैनेट्स है ना आज, तो इसे लोगों ने 9 रिंग का बना दिया। तो वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि 9 रिंग क्यों बनी, इसका एक्सप्लेनेशन आगे चल के जेम्स जीन्स ने 1919 में दिया टाइडल थ्योरी से। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन टाइडल थ्योरी के अलावा जो एक और थ्योरी पहले पुट की गई, उस थ्योरी में उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन दिया, लेकिन ये दो थ्योरीज उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाई। ये इनके बहुत बड़े लैकुने थे, ये इनकी बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग थी, ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो पॉइंट इसकी फिर सैटेलाइट कैसे बनी, तो सैटेलाइट भी तो ऐसे बनी हुई, जब प्लैनेट ठंडे हुए थे, तो प्लैनेट के ठंडे होने के टाइम पे जो आसपास के प्लैनेट के अराउंड जो गैसेस थी, जब वो श्रिंक होकर ठंडी हुई, तो उनके अराउंड क्या हो गया, सैटेलाइट्स बन गई। ठीक है, अच्छा पॉइंट थी, ओके। तो ये क्या है, 1796 में फर्स्ट एजम्पशन हो गई, फर्स्ट स्लाइड हो गया। ओके, करिए भैया ये प्रोसेस नोट करिए जरा, दिस इज द नेबुला।
कैसे बना प्रोसेस, अगर मैं आपको पहले दिखा देता हूं फिर आप नोट करिएगा। ये देखिए प्रोसेस हुआ कैसे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस वाली स्लाइड से मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये चीज कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए ये है इनिशियली नेबुला, ये नेबुला है। ठीक है, ये नेबुला कैसा है, ये नेबुला हॉट है, ये नेबुला रोटेटिंग है, और ये हीट लूजिंग है। हीट लूजिंग भी है, मतलब इसमें से हीट भी निकल रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे जब धीरे धीरे क्या हुआ, ये इंक्रीज होने लगा। ठीक है, स्पिनिंग के साथ साथ क्या हुआ है, स्पिनिंग हो रही है, प्लस धीरे धीरे जो है वो गैसेस ठंडी हो रही है, कूलिंग भी हो रही है। ठीक है, कूलिंग हो रही है तो क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइज कम हुआ है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओवरकम कर लेती है और एक रिंग से फिर एक फाइनली बाहर निकलता है बड़ा सा मास, उसे रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, आप रिंग देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई रिंग नहीं है, एक सिंगल रिंग है नेबुला है, लेकिन इसके बाद आप देख पा रहे हैं रिंग वगैरह स्टार्ट होनी, रिंग आप देख पा रहे होंगे। फिर रिंग में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट, और कंडेंसेशन का पूरा हुआ तो क्या होता है, प्लैनेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लैनेट फॉर्मेशन। आप चाहे तो यहाँ से भी डायग्राम बना सकते हैं, ये ज्यादा सिंपल है। कि पहले क्या था, पहले नेबुला था, नेबुला धीरे धीरे क्या हुआ, स्पिन कर रहा है, कूल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, लेकिन नेबुला का साइज बढ़ रहा है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, नेबुला का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ नेबुला श्रिंक कैसे हुआ है, मतलब देखिए जो आउटर रिंग है वो श्रिंक हो रही है, लेकिन ओवरऑल बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, फाइन, तो यहाँ पे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। देखिए प्लैनेट तो यार जब से लाइफ इवॉल्व हुई प्लैनेट तो तब से ही दिखेगा ना सबको, तो लोग अपनी स्टोरीज देते हैं। तो पहले थोड़ी ना ह्यूमन बींग्स देखेंगे आप हिस्ट्री को, जो ह्यूमन हिस्ट्री है, तो जब जब ह्यूमन के जो अलग-अलग होमो सेपियंस हैं, निएंडरथल्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्पीशीज आते हैं, तो प्लैनेट्स तो काफी टाइम से ह्यूमन स्पीशीज को देख रहे हैं, लेकिन इवोल्यूशन जो है स्पीशीज का हुआ साथ-साथ, लेकिन जो दिमाग लगाया गया लोगों के द्वारा, तो वो लगभग 250-300 सालों में बताया गया कौन क्या-क्या कैसे-कैसे हुआ। बिग बैंग जो थी वो भी तो 1920s में ही एविडेंस मिला, और कुछ एविडेंस बाद में मिले। ठीक है, प्रिंस कुमार, कोई भी चीज जिसके बाहर से फोर्स नहीं लगी उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ऐसे कोई चीज के बाहर से फोर्स लगी उसका लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। देखिए तो इसमें अब इसमें हम क्रिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इसको एक साथ मैं आपको दिखा दूंगा कैसे हम करेंगे। क्रिटिक्स ने क्या बोला, क्रिटिक्स ने बोला भाई 9 रिंग क्यों बनी, व्हाई 9 रिंग्स। इस बात की लैप्लास भी कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि लैप्लास का थ्योरी उल्टी चली। उन्होंने देखा 9 प्लैनेट्स तो शायद ऐसे बने होंगे, तो व्हाई 9 प्लैनेट्स, नो एक्सप्लेनेशन। इसके बारे में वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई वो जो आपने बताया था नेबुला वो कहां से आया। ठीक है, सोर्स ऑफ योर नेबुला, अपने नेबुला को बताओ वो कैसे बना, नेबुला कहां से आया आपका, कहां से लाए नेबुला को, जब दुनिया में कुछ नहीं था नेबुला कैसे हो गया, तो वो कैसे बना, तो उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ हीट ऑफ द नेबुला, सोर्स ऑफ हीट, उन्होंने बोला था ना कि नेबुला इनिशियली हॉट है, तो नेबुला का हीट का सोर्स क्या है, इनिशियली हॉट कैसे हो गया वो, हाउ हॉट, इनिशियली पहले से गर्म कैसे हुआ ये बताइए। ठीक है, कैसे कैसे गर्म हो गया। ठीक है, और अगर सन बचा हुआ था, अगर आपने बोला जैसे एंड में कि सन सन ये क्वेश्चन पूछेंगे किससे, ये लैप्लास क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपने बोला कि सन वाज द रेजिडुअल क्वांटिटी, मतलब सन वाज लेफ्ट आउट। ठीक है, सन वाज व्हाट, लेफ्ट आउट, जो बचा था बाद में सन, आपने बोला सन बचा था, अगर सन बचा था, ठीक है, अगर हाँ कोई बात नहीं, हल्का मैं दोबारा से साइड चेक कर दूंगा, आप देख लीजिए। अगर सन बचा होता तो सन के बाहर बल्ज क्यों नहीं है, व्हाई नॉट बल्ज अराउंड द सन, व्हाई नॉट बल्ज अराउंड सन, सन के अराउंड बल्ज, बल्ज क्या होता है, ये अगर सन है तो सन सिंपल ऐसे होगा, सन के अराउंड बल्ज, जैसे अर्थ के अराउंड बल्ज, सन ऐसा क्यों नहीं है, व्हाई नॉट सन इज लाइक दिस, दीस आर द बल्जेस अराउंड द सन, दीस आर द बल्जेस अराउंड द सन। तो ये सब उनके डाउट है, सन अगर बचा हुआ है, लेफ्ट आउट है, तो सन के अराउंड बल्जेस क्यों नहीं है ये बताइए। तो इन चीजों के लिए फेल हुए, 9 रिंग्स क्यों हुई, कैसे बनी, नेबुला का सोर्स क्या था, हीट कैसे थी नेबुला की, ये सब चीजों में वो नहीं बता पाए, एक रिलेशन के बारे में नहीं बता पाए। आज सोलर सिस्टम कैसा है, अगर आप प्रेजेंट सोलर सिस्टम देखेंगे तो जो हमारा प्रेजेंट सोलर सिस्टम है, वो प्रेजेंट सोलर सिस्टम अगर देखेंगे, प्रेजेंट सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके का है, प्लैनेट्स को अगर देखेंगे तो इस तरीके से सोलर सिस्टम है हमारा, मतलब सोलर सिस्टम की जो साइज एंड शेप है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का है। ठीक है, तो साइजेस, शेप्स, उसके बाद इंक्लिनेशन, कोई प्लैनेट ऐसे भी है, इस तरीके का इंक्लिनेशन भी है, स्ट्रेट भी है, एक प्लैनेट ऐसे भी है, तो ये सब क्यों है, तो ये आंसर नहीं कर पाए सोलर सिस्टम का शेप, साइज, इंक्लिनेशन। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के बारे में नहीं बता पाए, वो इतनी ज्यादा सैटेलाइट क्यों है जुपिटर और सैटर्न के अलावा। ठीक है, जुपिटर और सैटर्न के अलावा इतनी ज्यादा सैटेलाइट क्यों है, मरकरी और वीनस। ठीक है, मरकरी के अराउंड तो एक भी सैटेलाइट नहीं है, तो ये सब क्यों है। देखिए हम ये भी देखेंगे कि कैसे स्टार्स बने, कैसे प्लैनेट्स बने, वो बात की बातें हैं। तो गाइस ठीक है, आप लोग एक काम कर लें, अब नोट करना स्टार्ट कर दें बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो ये स्लाइड हो गई है, दिस स्लाइड इज ओवर। ठीक है, अब ये थ्योरी खत्म होती है। ठीक है, ओके प्लीज आप नोट कर लीजिए, तो बताइए स्लाइड होता होगा तो गाइस प्लीज लेट मी नो, जिन लोगों का हो गया प्लीज बताइएगा। विक्रम डाउट्स क्लास के बाद बात करें। यस कन्हैया, ओके हो गया, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए नेक्स्ट वाला स्लाइड, ये वाला हो गया। ओके गाइस डन, ओके ओके, दिस वन, तो दिस इज सन, ओके एंड दिस इज नेबुला। अभी से धीरे धीरे सन बन रहा है, दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज द फाइनल इमेज, इसमें 9 होंगे डेफिनेटली। तो
रिंग्स क्यों सेपरेट हो रही है? क्योंकि देखिए रिंग्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रिंग्स रोटेट कर रही थी, तो बाहर की तरफ रोटेशन रुक गया, प्लैनेट्स धीरे-धीरे अब प्लैनेट रोटेट करेंगे, ठीक है? देखो गाइस, बल्ज वाला पॉइंट जो है वो बेसिकली क्रिटिक्स की बात थी। क्रिटिक्स ने बोला था कि ये जो बल्ज है ना, अगर सन नेबुला से बना है तो सन पे इतना खिंचाव पड़ना चाहिए था कि सन जो आज ऐसे है, सन ऐसे ना होके सन ऐसे होना चाहिए था। तो सन पे खिंचाव पड़ना चाहिए क्योंकि सन से निकल रहा है सब कुछ। इट इज लाइक कोई मुझसे छीन रहा है, कुछ छीनेगा तो मेरे को ऐसे छीनेगा, सन से कोई छीन रहा था तो सन से कोई स्नैच कर रहा था, तो सन पे बल्ज क्यों नहीं है, सन थोड़ा चौड़ा क्यों नहीं है, ये उनके डाउट्स थे, ठीक है? ओके ओके, तो ये इज इट ओवर? ओके, देखिए ये थ्योरीज ऐसा नहीं कि करेक्ट नहीं है या फिर रॉन्ग है, हर थ्योरी की क्रिटिसिज्म है, हर थ्योरी के कुछ चीजें सही होती है, कुछ चीजें गलत होती है। हमें स्टडी करना है क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज कॉन्टिनेंटल ओरिजिन की भी गलत है। गलत मतलब उनमें कुछ कमियां हैं, मतलब नहीं पूरी थ्योरी गलत है, ठीक है? तो ये नहीं बोल सकते कि थ्योरी पूरी गलत है। अगर ऐसा कुछ है तो गलत बात है ये। बेसिकली थ्योरी में हमेशा क्रिटिसिज्म होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हमेशा होते हैं, ठीक है? ये डायग्राम भी आप नोट कर लीजिए, एग्जैक्ट सोलर सिस्टम का वेरिएशन है। ओके ओके गाइस, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं प्लैनेट सिंबल हाइपोथेसिस पे। प्लैनेट सिंबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय चैम्बरलेन एंड मोल्टन, ठीक है? दो लोग थे जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया, बाय चैम्बरलेन एंड मोल्टन। तो चैम्बरलेन एंड मोल्टन इन्होंने कोशिश करी प्लैनेट सिंबल हाइपोथेसिस ओवरऑल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की। अब देखिए क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट भी अलग-अलग तरीके के डिवाइस हुए। कॉन्सेप्ट एक था सिंगल बॉडी कॉन्सेप्ट, ठीक है? उसमें मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स फॉर्मेशन है ना, उनको दो भागों में तोड़ दिया गया था उस समय पे। जिस समय पे यूनिवर्स के लिए थ्योरीज दी गई थी अलग-अलग लोगों के द्वारा, उस समय पे जो यूनिवर्स थे, यूनिवर्स फॉर्मेशन के दो कारण बताए गए। यूनिवर्स फॉर्मेशन के दो कारण बताए गए, उसमें से एक कारण था मोनोस्टिक। मोनोस्टिक का मतलब क्या है? जहां पे एक ही बॉडी इन्वॉल्व थी, यानी कि सिंगल नेबुला, और उसी से सारी चीजें बन रही थी, ठीक है? तो मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट मींस सिंगल हेवनली बॉडी। सिंगल हेवनली बॉडी, सिंगल हेवनली बॉडी क्या होती है? जैसे कि स्टार, सन, मून, प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज। तो जहां सिंगल हेवनली बॉडी और सिंगल हेवनली बॉडी क्या थी? दैट सिंगल हेवनली बॉडी वाज नेबुला। तो उसमें काफी सारे शॉर्टकमिंग्स थे, प्रॉब्लम्स थी। तो उसी थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए वो थ्योरीज जो मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट ढंग से आंसर नहीं कर पाए थे, तो उस टाइम पे लोगों ने रिसर्च को आगे बढ़ाया और फिर वो लेके आए कि हो सकता है एक नेबुला से नहीं चीजें बनी हो सकता है कि वहां पे दो दो तरह की चीजें इन्वॉल्व हो। तो वहां पे फिर जो कॉन्सेप्ट थे वो डुअलिस्टिक निकल के आए, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स निकल के आए। तो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो थे वहां पे क्या था? दो हेवनली बॉडीज थी, टू हेवनली बॉडीज, टू हेवनली बॉडीज वर इन्वॉल्वड और दो हेवनली बॉडीज को डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहा गया, ठीक है? जहां पे दो बॉडीज इन्वॉल्व थी, ये दोनों बॉडीज आपस में फोर्स लगा रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ? प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये दो हेवनली बॉडीज थी, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाई, फोर्सेस एक्शन, कुछ फोर्सेस लगी इनकी वजह से, और उसकी वजह से यूनिवर्स के प्लैनेट्स, स्टार्स, ठीक है, सैटेलाइट्स फॉर्म हुए, ठीक है? उसकी वजह से प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ओके, सन, सोलर सिस्टम, इन सबका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? और इसके बाद इसी को जब आगे बढ़ाया गया तो एक कॉन्सेप्ट और निकाला जिसका नाम था बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट। बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट, बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट का क्या कहना था कि जहां पे हो सकता है दो से ज्यादा बॉडीज इन्वॉल्व, या तो बोलते सिंगल हेवनली बॉडी नेबुला, मतलब नेबुला से क्या होगा? नेबुला में ही बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी, नेबुला ही कहीं स्पिन करेगा, नेबुला की स्पिनिंग होगी, ठीक है? नेबुला की स्पिनिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा और नेबुला से ही 9 रिंग्स निकल जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट बोला था अभी तक, ये कॉन्सेप्ट बोला था, बट इस कॉन्सेप्ट में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे इश्यूज थे, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज़ काफी सारी चीजें प्रैक्टिकल थी, बस जोड़ तोड़ के थ्योरीज को बना दिया गया। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट निकली वहां से, कुछ मतलब कंक्लूजन निकले, लेकिन जोड़ तोड़ के उसको टेढ़ा बना दिया गया, राइट? तो बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट ने क्या कहा? जहां पे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हेवनली बॉडी होंगी, ठीक है? मोर देन टू हेवनली बॉडीज, मोर देन टू हेवनली बॉडीज, जहां पे दो से ज्यादा हेवनली बॉडीज होंगी उसको बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट कहा गया। आकाश कुमार, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। आकाश कुमार प्लीज, आपको लास्ट वार्निंग दी जा रही है, मत बोलिए, ठीक है? आप बहुत ज्यादा क्लास डिस्टर्ब हुई है आपकी वजह से। अर्चिता सिंह, सभी रिंग्स एक डिस्टेंस पे थी या नहीं थी, ऐसी कैलकुलेशन किसी ने नहीं करी, इसीलिए नहीं पता लगा कि रिंग्स एक डिस्टेंस पे थी या नहीं थी। बाइनरी स्टार मतलब जहां पे दो से ज्यादा हेवनली बॉडीज है, ठीक है? मतलब दो तीन बॉडीज, दो तीन नेबुला टाइप की चीज है, एक सन है, एक स्टार है, ठीक है? यहां का क्या मतलब है? डुअलिस्टिक मींस टू हेवनली बॉडीज, टू हेवनली बॉडीज में एक सन हो सकता है और एक स्टार हो सकता है, ये दोनों एक्ट करेंगे दूसरे के ऊपर, ये दोनों दूसरे के ऊपर कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं। सिंगल हेवनली बॉडी मतलब एक नेबुला, और बाइनरी स्टार मतलब मोर देन टू हेवनली बॉडी, एक सन दो स्टार हो गए। दिस वाज फॉर यू हर्षिता। बाइनरी मींस दो से ज्यादा और डुअलिस्टिक मींस डुअलिस्टिक मतलब सिर्फ दो चीजें। प्रशांत मेन से पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेन से पूछा जाएगा, ठीक है? नो जयश्री का बाइनरी स्टार मींस मोर देन टू, देखिए आप पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब मोर देन टू, ठीक है? और ये क्या टू हेवनली बॉडी, तो सेम कैसे हो गया? या दो ही ना खाली, और बाइनरी मतलब मोर देन टू। ईशान, ये थ्योरीज आपको याद करनी पड़ेगी, एक बार तो पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा कि याद करें, बट पढ़ लीजिएगा आप थ्योरीज को। ठीक है? तो बाइनरी
ईशान ये थ्योरीज आपको याद करनी पड़ेगी, एक बार तो पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा याद करें, पर पढ़ लीजिएगा अपनी थ्योरीज को। ठीक है, तो बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखिए एक बस लास्ट थ्योरी हम खत्म करते हैं, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो थ्योरी है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस जो कि चैम्बरलेन एंड मोल्टन इन दोनों ने दिया था। इन्होंने बेसिकली प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस में कुछ वही लिए थे। आप सभी लोगों का नोट हो गया भाई? हैव यू नोटेड डाउन गाइस? पीछे का सारा नोट कर लिया? एनीबॉडी लेफ्ट आउट विद एनी स्लाइड? किसी को कुछ रह गया वाली स्लाइड में? दिस इज ओवर, दिस क्लासिफिकेशन इज ओवर। देखिए ज्योग्राफी में जो थ्योरीज है ना, थोड़ी वो हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल बनाई गई, सोची गई कुछ चीजें, उसको उतना दिल मत लो जितना आपको लग रहा है ये कैसे वो कैसे। कुछ चीजें उन्होंने बोल दी तो मतलब उसके प्रमाण नहीं थे, तो हमें ये पढ़ना है कि उन्होंने क्या बोला, ना कि ये पढ़ना है क्यों बोला। ये तो जा चुके हैं लोग, क्यों बोला है तो उनकी आत्मा बताएगी। ठीक है, डन है ना? यस यस, यू कैन रिलाई ऑन डेफिनेटली। ओके गाइस, ओके चलिए तो फिर हम देखिए कुछ लोगों के मैं नाम ले आऊं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। प्रतीक गोयल, विक्रम, ईशान, आदित्य शुक्ला, सुधांशु राठौड़, कन्हैया गुप्ता, आकाश कुमार। आप लोग क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, अगर आप नहीं इंप्रूव करेंगे तो मुझे आप लोगों को ब्लॉक करवाना पड़ेगा। मैं आपको सामने सामने बोल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, आप लोग कमेंट चलते रहते हैं बातें, और कुछ लोग और भी हैं जिनको नोट कर रहा हूं कि आप बातें कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं। प्लीज आप लोग मत करें ऐसा। देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि क्लास जब होती है तो क्लास को क्लास की तरह चलने दीजिए। आपके कमेंट से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए हैं, मैं तो वही हूं जो स्टूडेंट्स और भी डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है, तो चैट ऑफ करने से क्या होता है, मेरा कनेक्ट आप लोगों से छूट जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कनेक्ट छूटे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई चीज सही लग रही है तो सही रहे, अगर किसी को दोबारा समझना है तो शायद मैं समझा सकूं कहां कहां पे प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो इस तरीके से बातें चल रही हैं क्लास में, अच्छा नहीं है। आप नहीं समझ पाए तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, जो बोलने वाले लोग हैं सबको ब्लॉक और चैट ऑफ। उससे आप लोगों का कनेक्ट नहीं रहेगा। मैं तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा जैसे मैंने टाइटल वाले बैच पढ़ाया था नॉर्मल बेस में, लेकिन नुकसान आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, इस तो थोड़ा सा आप समझिए इस बात को। ठीक है, तो ये आप लोग बस ना क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्लास का डेकोर मेंटेन करना है। पहले बोला था क्लास का डेकोर मेंटेन करना, ये बिल्कुल टेंपल की तरह है। ठीक है, तो आप लोग बस ये सोचिएगा कि अगली क्लास से अगर ज्यादा हुआ तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लेना पड़ेगा बच्चों, प्लीज। देखिए मान के चलिए, ठीक है? बाकी लोगों के लिए वार्निंग है, जो लोग करते हैं थोड़ा सा में बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लासरूम में। ठीक है, वी आर इन थाउजेंड्स, तो थोड़ा सा तो आपको गाइस सोचिए, आप मेरी जगह पे खड़े होकर देखिए कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, अचानक से एक मैसेज आया मेरे सामने, कुछ भी उसमें लिखा हुआ है अटरम शटरम, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे हुआ। मैं कुछ जो समझाने आया हूं, जो आपको देना चाहता हूं, वो चीज डिस्टर्ब होती है, मेरा फ्लो टूटता है। ठीक है, तो जब मेरा फ्लो टूटेगा तो नुकसान आप लोगों का है, जो लोग बहुत सीरियस उनका भी है। आप लोग ही लेकिन फ्यूचर ऑफिसर बनने वाले हैं। अगर मीटिंग में टोकोगे ना किसी सीनियर ऑफिसर को, जबकि आप गलत हो, आपसे बातें कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा रिप्रेशन होते हैं उस चीज के। ठीक है, थोड़ा मेंटेन करिए। ठीक, चलिए ठीक है। तो हाँ एग्जैक्टली, इससे जेन्युइन डाउट सामने नहीं आ रहे हैं। लोग जेन्युइन वाले उनके कमेंट्स ऊपर निकल जा रहे हैं। देखिए इसमें मेन से क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, आने को आ सकते हैं, बट आप लोग इसको समझ लो, ज्यादा सीरियस मत लो। ये थ्योरीज में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि थ्योरीज पढ़ानी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया तो पढ़िए, मान के चलिए 1% चांस है क्वेश्चन आने की, पर हमें पढ़ना तो है। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम चैम्बरलेन एंड मोल्टन की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एक और थ्योरी, देन बिग बैंग थ्योरी, तो फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी हमारा ऑलमोस्ट 50% थ्योरीज ओवर, दो थ्योरीज और हैं, देन बिग बैंग, देन वी फिनिश अप द क्लास, देन वी विल स्टार्ट विद द फर्दर टॉपिक सोलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के बात करेंगे आगे चल के हमारी डिग्री ऑफ अर्थ की। ठीक है, तो इस तरीके से कल और एक और क्लास हमारा जनरल ज्योग्राफी फिनिश। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास, तो कल परसों गाइस छुट्टी है, ऑफ है, कल परसों क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास के आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो है, ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हम, अब जो नेक्स्ट क्लास है वो हम वेडनेसडे से स्टार्ट होगी, वेडनेसडे संडे चला जाएगी अपनी क्लास गाइस। देखिए अभी तो शेड्यूल था मंडे टू फ्राइडे, टाइमिंग वही रहेगा 8 टू 10 का, लेकिन क्लासेस चलेंगी वेडनेसडे टू संडे, क्योंकि आपके मुझे पता लगा कि ऑप्शनल की क्लासेस होती है काफी लोगों की, और बहुत थक जाते हैं। तो सैटरडे संडे दो दिन ऐसे हैं जो आप लोग फ्री रहेंगे, तो मैं अच्छे से क्लास ले पाऊंगा उस दिन। ठीक है, तो सैटरडे संडे आप लोग बिल्कुल अच्छे से फ्री रहते हैं, तो क्लास तभी से ले पाएंगे बिना थके। मंडे टू फ्राइडे लोडेड रहते हैं, वर्टी क्लास भी होती है, तो मुझे पता है कि स्क्रीन के सामने तक खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, आज की क्लास खत्म हो गई है, टुडे वी आर डन, राइट? तो आज की क्लास मेरी तरफ से ऑफ है। अभी आज हम अफ्रीका का मैप नहीं डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ सम इशू। तो आप तैयार रखिए अफ्रीका का मैप। ठीक है, आपके जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अफ्रीका, अब आप अगली क्लास में अमेरिका से लेके आइए, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो मैं आपको असाइनमेंट बता रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे घर जाके, देन उसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो लगातार 6-7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। तो असाइनमेंट में आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टडी। मैं बताता हूं कैसे पढ़ना है गाइस, बता देता हूं आपको। मैप पढ़ना है आपको, मैप में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन-कौन सा मैप पढ़ना है आपको, अफ्रीका का मैप पढ़ना है। ठीक है, आप अफ्रीका के साथ आपको एक काम करिए, यूरोप पढ़ लीजिए, अमेरिका नहीं, यूरोप पढ़ लीजिए। तो आप इसमें कैसे पढ़ेंगे, आप मैप में सभी माउंटेन्स देखेंगे, आप मैप में सभी रिवर्स देखेंगे। आप देखेंगे अगर मान लीजिए हमारे पास नदर्न अमेरिका है, ठीक है, अगर हमारे पास नदर्न अमेरिका का रीजन है, ठीक है, तो नदर्न अमेरिका का जो रीजन है उसके आसपास कौन से ओशियंस हैं वो आप देखेंगे, विच ओशियंस आर देयर नियर बाय। ठीक है, कौन-कौन सी उसमें रिवर्स जा रही हैं वो आप देखेंगे, तो रिवर्स आप देखेंगे, माउंटेन्स आप देखेंगे, ओशियंस आप देखेंगे। ठीक है, कौन-कौन सी कंट्री कौन-कौन से सी को बॉर्डर कर रही है, कंट्रीज बॉर्डरिंग सीज। ठीक है, ये सब चीजें आप थोड़ा मैप में देख के आएंगे, क्या-क्या है, कहां-कहां पे है, कौन सी जगहों पे क्या-क्या चीजें। फिर हम इससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैसे यूपीएससी पूछती है। गाइस आई एम सॉरी टू से बट शेड्यूल चेंज होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई और। ठीक है, शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वेडनेसडे टू वेडनेसडे से लेके, ठीक है, वेडनेसडे टू संडे क्लासेस इसी शेड्यूल में होनी थी। डे 1 से क्लासेस इसी शेड्यूल में होनी थी, मतलब जो मेरे से ज्योग्राफी वेडनेसडे चलेगा, बाकी पूरा शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे रहेगा आपका, बिकॉज़ ऑफ माय रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा एंगेज रहता हूं मंडे टू फ्राइडेज में, तो वेडनेसडे टू संडे क्लासेस चलेगी, टाइमिंग वही रहेगा 8 बजे से लेके 8 पीएम टू 10 पीएम। तो फिर एक ऑप्शन है कि ज्योग्राफी फिर कोई और ले लेंगे फैकल्टी, तो बच जाएंगे फिर आप लोग शेड्यूल से। तो क्या करें, सब्जेक्ट चेंज कर दें या फिर टाइमिंग चेंज कर दें? सब्जेक्ट चेंज कर दें, फैकल्टी बदल देते हैं, क्या बोलते हैं सभी लोग? ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, बोलिए बोलिए जल्दी बताइए, फिर मैं आगे कर दूंगा पीडब्ल्यू को अकॉर्डिंगली। मैं फिर करने कर दूंगा कि बच्चे कह रहे हैं कि हम ज्योग्राफी किसी और से पढ़ लेंगे, हम खाली क्या बोलते हैं सब्जेक्ट चेंज। मैं करने कर दूं कि सब्जेक्ट चेंज कर दें? नो किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए? ओके
देखो अच्छा थोड़ा मेरा भी कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, तो वजह से टाइम थोड़ा सा अलग है। बाकी पीडब्ल्यू का जो शेड्यूल अनाउंसमेंट था ना, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया, मैंने किया था। मतलब जो शेड्यूल अनाउंस किया था मैंने किया था कि मंडे टू फ्राइडे एक हफ्ते था वो, बाकी वेडनेसडे संडे होना था, बट ये चीज क्लास में अनाउंस करनी थी, यूट्यूब पे नहीं हुआ था अनाउंस, तो इसलिए वेडनेसडे यही दिस वाज द शेड्यूल सपोज्ड टू बी डन, टाइमिंग ये और दिन ये, बट क्योंकि नए स्टूडेंट्स उसमें आ रहे थे, पुराने वालों के साथ डिस्कशन नहीं हुई थी, इसलिए बताया, ठीक है। तो टाइम ठीक है, टाइम चेंज चलिए चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड भाई अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड। आप लोग की बात मान ली, जैसा हुक्म आप लोगों का, आपका हुक्म सारा हुक्म, ठीक है, परेशान ना होइए, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ ही रहूंगा, ओके, टिल द एंड ऑफ द क्लास, एंड आई विल मेक श्योर, मैं प्रॉमिस करता हूं एंड में रियलाइज करूंगा चीज को कि जब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा ना, ज्योग्राफी क्वेश्चन उठा के देखना, प्री के भी और मेंस के भी, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा नहीं कि एक या दो क्वेश्चन कर पाओगे बाकी नहीं कर पाओगे, 99.9 क्वेश्चन, मतलब 100 में से एक या दो क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़े टफ लगेंगे, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व कर पाएंगे, थोड़े टफ लगेंगे, और प्रीलिम्स के भी कोई बहुत लगा के सब तेज लगाएगा, लेकिन जितने भी मेजॉरिटी क्वेश्चन है 99% क्वेश्चन हम जितने भी आए हैं वो सॉल्व कर लेंगे, जो आएंगे वो तो हम करवा देंगे, हम देखते हैं यूपीएससी को चैलेंज करते आए हैं, है ना, राइट। चलिए ठीक है गाइस, अच्छा अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, तो इट वाज अ गुड डिस्कशन, थैंक यू सो मच। आप लोग एड्रेस जो पूछ रहे हैं वो खरीद लीजिए, ओरिएंट ब्लैक स्वान या फिर ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। तो गाइस ठीक है, आप कोई डाउट बताइए। मुझे ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट वन, मतलब मैंने देखा कि 100,000 लोग पूरा करा देते हैं, बट मैं जानबूझ के थोड़ा ऐसे पाता हूं कि चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, तो मैं कोशिश करता हूं जल्दी वाइंड अप हो, लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें 125 130 आती है, मतलब 65 क्लासेस मान के चलिए आप, लगभग 65 टू 66 67 क्लासेस में लगेंगी पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, मतलब आज के बाद भी 62 क्लासेस 60 से लेकर 62 क्लासेस और हैं जो खत्म करनी है, तो मतलब जुलाई फर्स्ट वीक का सब्जेक्ट जाएगा, तो परेशान क्यों है, चिंता कोई नहीं है, सब चीजें स्टडी करनी है, ठीक है। देखिए ऑप्शनल मिस्टर रोहित, आप ऑप्शनल के लिए ना पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, तब आप जाके देखिए कि आपको क्या चीजें आसान लग रही हैं, ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि ऑप्शन मतलब अलग लोग अलग टाइप के ऑप्शन अच्छे हैं, ठीक है। आंचल सिंह नॉरिंग ऐसे फॉर्म हुई जब एक रिंग बाहर निकली तो वो रिंग भी घूमती थी, उस रिंग में से एक रिंग बाहर निकलती थी, ठीक है, उसी में से एक रिंग कोई भी चीज अगर देखेंगे ना, कोई घूमती हुई चीज अगर पानी डालेंगे तो पानी की बूंद बाहर गिरेगी, आप जब शेक बनाते होंगे घर पे, तो अगर कोई ढक्कन खोल दे आपके भाई बहन शरारती है तो पानी बाहर की तरफ गिरता है, तो जो चीज घूमती है वो बाहर की तरफ गिरती है, तो जो एक रिंग थी उसमें से नौ रिंग्स बाहर की तरफ निकली, ठीक है। ओके, परिधि देशपांडे एक ही सवाल आप करिए, मैं बार-बार कर रहा हूं, थ्योरीज कोई रिजेक्ट नहीं हुई ना कोई एक्सेप्ट हुई, ये पोस्टुलेशन थी जिसमें कुछ कमियां भी थी और जिसमें कुछ खूबियां भी थी, तो इनके इन थ्योरीज को रिजेक्ट किया ही गया, लेकिन ऐसे नहीं कि बल खत्म कर दो, आगे से पढ़ेंगे इन थ्योरी को, इन थ्योरी की डिस्कशन आज भी क्यों होती है, क्योंकि शुरुआती थ्योरी यही थी, इन्होंने कुछ तो बताया कम से कम, बट बी कंसीडर ओनली बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। मौसमी कुमारी ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लॉन्ग पढ़ सकती हैं और आप पढ़ सकते हैं 10th 11th 12th की एनसीईआरटीज, पांच बुक्स हैं, 10th की एनसीईआरटी है, 11th की दो, 12th की दो, पढ़ लीजिए आप पांच एनसीईआरटीज अगर आपका मन है तो। लेटेस्ट एडिशन ऑफ एटलस आपको खरीदना है। ज्योति यादव भाई, जो चीज बाहर निकल गई वो बाहर निकल रिंग्स बन गई, जो बीच में बच गया वो सन बच गया, गर्म था ना तो सन बन गया, और बाकी चीजें रिंग्स बन गई, ऐसा उन लोगों का कहना है, मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। तो उन लोगों ने क्या बोला कि बीच में जो बचा वो गर्म गर्म वो कंडेंस होकर सन बना, ठंडा नहीं हुआ वो गर्म, लेकिन ऐसा रीजन का आंसर आगे कैसे मिलेगा, सन बनेंगे, कि सन में तो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, सन में तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, ठीक है। अंश कुमार टाइमिंग तो नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, तो आप प्लीज बार-बार मत रिक्वेस्ट करिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, टाइम यही रहेगा, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी माय डियर इज बिग बैंग थ्योरी, भैया आपकी चॉइस, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं चाहे तो छोड़ सकती हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। शिवानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा ऑप्शनल है अगर आप मैकेनिकल में कंफर्टेबल हैं, अगर नहीं तो फिर अच्छा नहीं है। देखिए बच्चों रेनी सीजन तो सब में आएगा ना, जहां पे सन होगा रेनी सीजन होगा, लेकिन सीजन का मतलब हमारा क्या है, विंटर समर, विंटर समर का होगा नहीं होगा भाई, बस उतना तक समझ में लगे सीजन को, बाकी और आंटी मत चाहिए, ठीक है। देखिए रोहित, जब मैप में जाते हैं ना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रोहित बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मैप जब आप जाते हैं तो मैप आप कैसे पढ़ेंगे, जब मैप खोलेंगे तो मैप पे सारी माउंटेन देख लीजिए, अमेरिका में आपको यहाँ पे अमेरिका में इस जगह पे आपको इस जगह पे आपको अमेरिका में जैसे आप जाएंगे तो इस जगह पे रॉकी माउंटेन्स मिलेंगी, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स दिखेंगी, इधर मैककिनले माउंटेन दिखेगा, तो पहले माउंटेन देख लिया, फिर कोई अगर रिवर्स दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको, यहाँ कोई रिवर है, इधर कोई रिवर है, इधर कोई रिवर है, तो रिवर्स देख लीजिए, तो यहाँ कौन सा ओशन है, यहाँ कौन सा सी है, ये कौन सा बे है, गल्फ है, कोई गल्फ ऑफ मैक्सिको है, सब आप पढ़ेंगे कि चीजें क्या होती है, बट आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको मैप देखना कैसे है, यहाँ कौन सा सी या ओशन है, कौन कौन से ओशन लेफ्ट में है, इसके पास कोई स्ट्रेट तो नहीं है, यहाँ पे जो है कोई स्ट्रेट तो नहीं है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, वो स्ट्रेट, ये सब आप मैप के अराउंड देखिए, कोई कंट्री देखते हैं, ये सब चीजें आप नोटिस करिए उसके अराउंड, कौन सी माउंटेन्स है, रिवर्स है, ओशंस है, कंट्रीज है, उसके बाद बेस कौन से हैं, ये कोई गल्फ है, जब मैं मैप पढ़ाऊंगा ना आपको साथ साथ क्वेश्चन लूंगा आपके, तो मैं ये चीजों पे नोटिस पॉइंट आउट करूंगा, ये देखो इसके अराउंड ये चीज, के अराउंड ये चीज, बस वहीं से आपके कॉन्सेप्ट्स बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, मेमोराइज मतलब ये है कि आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे एकदम से नहीं होगा। हां, परिधि यस, प्लस 10 जीएस में आपके फंडामेंटल, ज्योग्राफी फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स एक बार क्लियर कर लिया ना तो चीजें आसान हो जाती हैं, बाकी ऑप्शनल में फिर ज्यादा डिटेल है, डिटेल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिटेल्स बहुत ज्यादा है ऑप्शंस में। गाइस मैं कमेंट्स आपके नहीं देख पा रहा था, तो थोड़ा सा मुझे स्क्रीन से हटना पड़ेगा। हाँ जी, ऑप्शनल आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए लैप्लास थ्योरी में हिमांशी असम्पशन क्या थे, लैप्लास थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, लैप्लास ने बोला कि एक तो हमारे पास क्या है, नेबुला है, उसमें वो हॉट है और रोटेट भी कर रहा है और हीट भी लूज कर रहा है, तीन असम्पशन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है, हाँ जी, सपोर्ट ले सकते हैं आप। कल क्लास नहीं है माय डियर, क्लास सीधे वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे टू संडे हम फॉलो करेंगे। अनुपम पांडे कल क्लास नहीं है,
जीएमटी मनीषा 5.5 आवर्स पीछे है, ठीक है। सोशियोलॉजी गुड ऑप्शन, यस चंदन, यू कैन टेक दैट। हाँ होमवर्क कितना है मनीष सिंह, दैट इज द होमवर्क। ज्योग्राफी ऑप्शन अच्छा है आदित्य चौबे, आप ले सकते हैं, ठीक है। प्लेनेट सिंबल अनुपम पांडे अगली क्लास में पढ़ेंगे, सब रखिए, ठीक है। हाँ अगली क्लास गाइस वेडनेसडे को होगी, ठीक है। तो बच्चों हाउस जोश सो गए, कुछ लोग सो गए। आज की क्लास थोड़ी बोरिंग थी है ना, थ्योरीज है, उल्टी सीधी चीजें हैं कुछ लेकिन हम फैक्ट पे जाएंगे तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कल हम लोग कर रहे थे, पहले कर रहे थे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है, बट डोंट वरी, हम इजीली कर लेंगे। साक्षी मोमेंटम होता है m into v, ठीक है। एंगुलर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम होता है m into v, ठीक है। लीनियर मोमेंटम होता है m into v, लीनियर मोमेंटम होता है m into v, एंगुलर मोमेंटम होता है m into v into r। लीनियर मोमेंटम मतलब एक बॉडी है, उसका मास m है, वेलोसिटी v है, वो आगे चल रही है। लीनियर चलने वाली बॉडी, अगर बॉडी रोटेट कर रही है, उसका मास है m, वेलोसिटी है v और रेडियस उसका है r, तो डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम। जितनी भी घूमने वाली बॉडी है एंगुलर मोमेंटम, जितनी चलने वाली बॉडी है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बताइए तो क्या डाउट है आपका। देखिए गौतम कुमार जियोलॉजी ज्योग्राफी का पार्ट है, जियोलॉजी ज्योग्राफी का सेक्शन है। हाँ बाकी लोग जा सकते हैं गाइस, बाकी लोग जा सकते हैं। बाय गुड नाइट, जिनको जाना चाहिए, बाकी कुछ लोगों से बात कर रहा हूं जिनके डाउट्स रह गए हैं। ये सारे गुड ऑप्शन होती है, थैंक यू इकरा, बाय। स्मृति इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट मतलब पढ़ना तो पड़ेगा एक बार रटने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ सकती हैं बस, ठीक है। ओके आयुष, गुड टू नो दैट, अच्छा लगा आपको सब समझ में आया। थैंक यू सौरभ, थैंक यू गति, थैंक यू प्रिया, थैंक यू शमा, थैंक यू मोनी, थैंक यू अदिति, थैंक शमीम, बाय सुप्रिया, गुड नाइट, थैंक यू। संपूर्ण पढ़ सकते हैं आप, मर्जी है आपकी, ठीक है, पर डेली नोट्स पढ़िए। थैंक यू डियर ऑल, आकाश थैंक यू, बाय बाय अनुपम। भाविक इक्विनॉक्स पढ़ा तो दिया, इक्विनॉक्स में केसेस नहीं है, इक्विनॉक्स बस एक बताना है कि इक्विनॉक्स ये होता है, उसमें केसेस नहीं है माय डियर, ठीक है। ओके ओके ओके, माय ऑप्शनल बायो इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थैंक यू आदित्य, थैंक यू शुभम। I had my dinner 7:30, thank you, you also have your dinner, thank you Vikram, bye bye, bye Srishti, bye Chandan, Bhavik, good night। आज की कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है आज की क्लास में। थैंक यू शुभांगी, बाय। क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए श्रुति, गुड नाइट सौरभ। अमित माय डियर नहीं हो सकता, टाइमिंग थोड़ा सा है इशू। ऑप्शनल ठीक है तो देखेंगे ठीक है, ऑप्शनल मुझे बैंडविड्थ देखते हैं, अगर अवेलेबल हुई तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक दैट फॉर ज्योग्राफी। मेरा ऑप्शनल था मौसम सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थैंक यू अंकुश, बाय बाय शालिनी। हाँ मैथमेटिक्स गुड सौरभ, अगर आप कंफर्टेबल है तो, अगर आपको ठीक लगता है तो, ऐसे नहीं। ओके अंजलि, बच्चों ऑप्शनल देखना पड़ेगा मैं कह नहीं सकता ऑप्शनल के लिए कि मैं ही पढ़ाऊंगा, बट जो भी पढ़ाएंगे अच्छे पढ़ाएंगे, बट अभी फिलहाल मैं जीएस पढ़ा रहा हूं आप लोग, तो जीएस में हम लोग साथ में हैं, ऑप्शनल का मैं देखता हूं, ठीक है। ओके अनिकेत बाय, ओके सोनिया विल ट्राई। बताओ ध्रुव, आप डाउट तो बोलो यार, लिख रहे हो डाउट तो बताओ क्या है। हाँ प्रिया, मैं यूपीएससी जर्नी जरूर शेयर करूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, आफ्टर दैट आई विल शेयर माय जर्नी विद ऑल ऑफ यू डेफिनेटली। मैं भी पहले बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह था, ठीक है, और फिर तैयारी शुरू करी, स्लोली स्लोली चीजें मूव हुई, फिर एक स्टूडेंट से ऑफिसर का सफर थोड़ा सा मतलब वो था स्ट्रगलिंग था, बट अच्छा था, ज्यादा लंबा नहीं था, खुशकिस्मती की बात है ना। हाँ सिविल इंजीनियरिंग यू कैन टेक भाविक डेफिनेटली, बाय बाय, गुड नाइट। सुधांशु राठौर पढ़ के आइए, पहले पढ़िए पुरानी चीजों को, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। क्या है आकाश, बात आपका डाउट? नहीं अनमोल, आई एम टीचिंग फ्रॉम स्टूडियो नॉट होम। सेंटर ऑफ नेबुला बेसिकली इट वाज नॉट नेबुला, इट वाज समथिंग एल्स। तो मैंने बोला कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा सोलर सिस्टम नहीं बना, हमारा सोलर सिस्टम अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग बना है, वो थ्योरी हम देखेंगे आगे चल के, पैडल थ्योरी। ओके मौसम रे, गुड नाइट। विश्व प्रकाश कर सकते हैं आप 1426 की तैयारी, एटलीस्ट अपने ये सब्जेक्ट्स तो कर सकते हैं ठीक है। बल्ज क्यों होगा, क्योंकि खिंचाव हो रहा है, सन में इसलिए बल्ज होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि कोई और डाउट है, जनरल डाउट हम बातें करें तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग सारा पढ़ के आइएगा, फिर डिस्कस करेंगे सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में सभी लोगों के साथ, ठीक है। एंजॉय करिए, 2 दिन आराम करिए, रिवाइज करिए चीजें पढ़िए, अच्छे से पढ़ के आइए, मैं पढ़ के आइएगा सारा, ठीक है। आपके 4 दिन छुट्टियां तो आप मैं यूरोप अफ्रीका और अमेरिका सब पढ़ लिएगा, मैं क्वेश्चन सबसे पूछ सकता हूं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। अनुपम पांडे डजंट मैटर कितने टाइम में किया, ठाक कर लिया, वो जरूरी था, ठीक है। अंकित आप सवाल लिखेंगे तभी तो आंसर करूंगा बेटा, आप पहले कितना सवाल तो किए, क्या सवाल है आपका, ठीक है। चलो फिर अभी क्लास एंड करते हैं, काफी लेट हो गया, ठीक है। कोई और डाउट है किसी का, जनरली कोई मतलब चीज समझ में नहीं आई क्यों क्लास में, जनरल बात तो करते रहेंगे, ऑप्शन की बात बताता रहूंगा, कोई कॉन्सेप्ट डाउट बताइए। मैकेनिकल ठीक है, आप ले सकती हैं। बजट पोस्ट वगैरह के बारे में ऐसा बता नहीं सकता, कौन सा कैडर, कौन सा वो, कौन सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा ये चीजें शेयर करनी मुश्किल है, बट यस गाइड कर दूंगा आपको, गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे किए, ठीक है। गौतम आपने सुना नहीं, ज्योग्राफी जियोलॉजी, ज्योग्राफी के पार्ट है, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओवरऑल फिनोमेना प्रोसेसेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट बिलो द अर्थ, दैट इज जियोलॉजी। देख सकते हैं आप YouTube से देख सकते हैं। v is velocity, m is mass, c is r is radius। प्राइम मेरिडियन की कंट्रीज ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी, दोनों साइड में है। फिलोसॉफी अच्छा ऑप्शन मनीष सिंह कह सकते हो, थैंक यू।
ओके गाइस ठीक है, तो क्लास आज की खत्म करते हैं। थैंक यू, एंजॉय योर वीकेंड, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय योर डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।